आलोक लहरी जी को, आलोक लहरी जी को उनको सूचना थी, कल शाम को मैंने बताया उनको, कल शाम को मेरी बात हुई उनसे आधे घंटे, तो उनको एक ही फोन मिला सुभाष यहाँ संगठन को DSC में आज प्रेजेंट करेंगे डॉक्टर संजय, उनको नरेगा सेटिंग बनाया गया तो वहाँ पे आ जाएंगे। आज हम अभी 2 फेज में कर रहे हैं, ये सभी प्रगतिशील किसान हैं जो प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं या करने वाले हैं। वैज्ञानिक स्तर पर हमारे साथ ही हैं। और दूसरा जो हमारी मीटिंग होगी उसमें जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सपोर्ट करेंगे अपनी योजना। तो 18 से अधिक संगठन के प्रेसिडेंट और सचिव वहाँ पे आने वाले हैं। तो हमारे बीच में इस वक्त जिले के अलग अलग जगह से हमारे किसान हैं, और भी लोग आने वाले थे 50 के ऊपर की सूची से, लेकिन मौसम और अदर कारणों से होगा तो वो नहीं आ पाएगी। इसमें एक राधेश राम भी है, माता की बीमार हो गई, सबके साथ में 4-5 किसान थे, वो उधर चले गए तो गाड़ी की वजह से हुआ। फिर बुंदेलखंड से जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, राज बहादुर जी, मेरे कुछ नाम देखो सही बोल रहा हूँ जी, राज बहादुर सिंह जी जो बड़े पैमाने पे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो भी मौसम की वजह से हाँ 2 किसान है तो वो लोग नहीं आ पाते, तो थोड़ा सा मौसम का देखते हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी किसान आगे हैं। तो और कोरोना है तो कोरोना में हमें परमिशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक तरीके से मिल रहे हैं। मैं आप लोगों का एक छोटा सा परिचय करा देता हूँ। श्री कृष्ण चौधरी जी जो है लखनऊ से स्पेशली आप लोगों से मिलने आए हैं, और इतनी विलम्ब आप देख रहे हैं मौसम कैसा है, और ये अपने समय से 1 घंटा पहले बोल रही है और लेट हमारी तरफ से हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि श्री कृष्ण चौधरी जी के बारे में स्वयं, जिनको प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर बोला जाता है आजमगढ़ में, श्री महेंद्र जी एक बार परिचय दे दें, क्योंकि वो लोक भारती के सचिव यहाँ पे आजमगढ़ के प्रमुख हैं। महेंद्र जी हमारे श्री कृष्ण चौधरी जी लोक भारती के और पूर्ण रूप से कई तरीके से हम लोग काम करते हैं लोक भारती वाले। ये नदियों का काम है, और पेड़ का काम है, भूमि सुपोषण का काम है, और ये सफाई अभियान में भी हम लोग काम करते हैं। और दूसरी बात कि हम लोग सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि पे जगह जगह जाके हम लोग किसानों को जागृत कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग सेवापुर ब्लॉक में गए थे, तो आप ही के मार्गनिर्देशन में और आप ही के सुपरविजन में हम लोग सारे वहाँ पिछले साल भी इस साल भी कई ग्राम सभाओं को हम लोगों ने कई लोगों को ट्रेनिंग दिया, और इस तरीके से चौधरी जी के निर्देशन में जो भी कार्य होता है हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आप लोगों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ रहे हैं। ये तो थोड़ा सा परिचय जो है श्री कृष्ण जी के बारे में बोला गया है, ये बहुत ही छोटा परिचय है। मैं चाहूँगा कि श्री कृष्ण चौधरी जी स्वयं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बताएं, क्योंकि हम लोग जो बता रहे हैं बहुत कम स्टोरी, क्योंकि हमारी मुलाकात कभी चौधरी जी से बहुत ही कम समय की है, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है हमारे काम को आगे बढ़ाने में। तो बात करानी है क्या आपको? हाँ, सुभाष सिंह। हेलो सर, ये लोक भारती क्या है? मैं तो पहली बार आया हूँ, तो जानना चाहता हूँ। अभी सर बता रहे हैं कब से है और कैसे काम कर रहे हैं, डिटेल में बताएं। कोई भी लोग पार्टी बारे में हाँ, पहले हम लोग भारती के सबसे आरम्भ करें। हाँ, हम जाने का कार्य तब तक हम लोगों का
रिक्वेस्ट रहेगी अपना फ़ोन सब लोग 1 मिनट साइलेंट कर लेंगे ताकि जब प्रोग्राम शुरू हो तो कोई डिस्टर्ब ना हो। वाइब्रेशन मोड में डालें तो ज़्यादा अच्छा कोई और आए तो उसको कुर्सी ना लाना पड़े, तो एक आध इसका कुर्सी जो है हम लोग रख लेंगे। इसका रखी रहेगी जिससे वो है क्या मार्जिन है क्या नहीं, वो चला गया। लगा थोड़ा सा हम लोग पीछे करते हैं बंद कर रिकॉर्ड भी हो रहा है, सामने एक रिकॉर्डिंग हो रही है और आगे करके आप शेयर करें। आप ये वाली कुर्सी कवर कर लीजिए जिससे वो लोग आवे तो लास्ट में चलिए, तो एक बार थोड़ा सा आप सभी लोगों का परिचय हो जाए, कौन लोग कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं, इस बारे में आप लोग बताइएगा। और तो मैं सबसे पहले अपना बताता हूँ, महेंद्र सिंह हूँ, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर पे मेरा घर है। और मैं बुंदीन शिविर जो है सुभाष पालेकर जी का अटेंड कर लिया हूँ। आप बताइए कि आपका घर कहाँ है? घर कहाँ है वो बताइए। तो ये खरसानपुर घर हमारा है, सराय मिल से करीब 15-20 किलोमीटर और आगे पे ऑन रोड हमारा ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि फार्म है। वहाँ पे गौशाला है और गोबर गैस प्लांट है। और इस तरीके से मैं 5-7 साल से ये खेती कर रहा हूँ। और लोगों को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। अपने ज़िले में बहुत सारे जो है इसमें ब्लॉक में सब ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और इसमें महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत तेज़ी से लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं वहाँ का हूँ, यहाँ से 50-60 किलोमीटर तक दूर का आप लोग आ सकते हैं। राजकुमार अपना परिचय जो है खड़े होकर अपना नाम और कहाँ के रहने वाले हैं। राजकुमार मेरा नाम है। माँ चंद्रिका देवी मंदिर में मेरा गांव है, उधर कोलवा बनौरा पड़ता है। खेती किसानी के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे भी पिताजी किसान थे। और इस समय तो खेती किसानी भी बहुत तेज़ी में हो रही है हमारी तरफ। चंद्रिका देवी मंदिर ये सीतापुर रोड लखनऊ में है, उसके पास ये राजकुमार। वेरी गुड। डॉक्टर राजेश तिवारी, मैं चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। और मेरा घर यहीं पाही गांव पड़ता है, नदी के किनारे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे है। और भाई राकेश जी के जो ये अभियान चल रहा है, जागरूकता अभियान प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर जी की जागरूकता अभियान में मैं शामिल रहता हूँ। मैं अपनी सुबह की 2 घंटे टाइम जो है आपके साथ ही देने की कोशिश करता हूँ। गाय भी है घर पर? गाय भारतीय नस्ल की है? नहीं नहीं, देसी है, साहिवाल है। हाँ वही भारतीय नस्ल, देसी यानी भारतीय वही। ठीक है, अच्छी बात। अजय कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट जिला ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक हमारा है। कौन बोल रहा है? खेती गृहस्थी करते हैं, प्रेरणा सिंह है। क्या नाम बताया आपने? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार। आपने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है? थोड़ा मोड़ा चल रही है। गाय है घर पर? हाँ, गाय है। शुरुआत की है। ठीक है, बैठ। मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है। मैं ग्राम रानीपुर अजनों का रहने वाला हूँ, ब्लॉक मोहम्मदपुर। और मैं सुभाष पालेकर जी का प्रशिक्षण शिविर ले चुका हूँ। और मैं 13 से उनके द्वारा प्रशिक्षित जो है ये 4 बीघे खेती कर रहा हूँ। क्या आपके प्राकृतिक खेती करने से क्या आपका फायदा हुआ है? फायदा देखना, हमारे घर में आज जो घर की समस्या है कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो बिना दवा के नहीं चलता। तो दवा के माने हमारे घर में बहुत कम दवा का प्रयोग होता है। और उपज कितनी आपकी होगी? उपज तो पहले से कुछ कम हुई थी जो है, लेकिन अब बढ़ रही है।
कौन कौन फसल अभी तक आपने किया है? इसमें देखिए गन्ना है, आलू है, मटर है, चना है और हमारी खेती अभी उखड़ी है, तो इसमें लेकिन सुधार बहुत हुआ है। अरहर भी है, मसूर भी है, बाजरा भी है, मतलब अपने घर के यूज के लिए प्रयास करते हैं मैक्सिमम लगाने के लिए। आपकी भूमि सुरीली थी इसलिए उत्पादन कम हुआ होगा, लेकिन अब जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है, उत्पादन हो रहा अच्छा। और मैं अपनी प्याज की नर्सरी और प्रयास ये भी करता हूँ कि जो औषधि पौधे हैं तो इनकी छोटी छोटी क्यारियों में थोड़ा बहुत अपने पास रखूँ, जिनकी ज़रूरत होती है वो सब न दे जाते हैं। क्या औषधि पौधे आपने लगा रखे? सतावर है, बच है, अश्वगंधा है, चिरैता है और हरजोड़ है, बहुत अच्छा। कुलांजन है। तो इस तरह से जो भी जहाँ भी देखता हूँ कि आम में जो उपज होने वाली है और तो उसको ला कर अपने पास लगा देता हूँ। जिनकी आवश्यकता होती है जो जानते हो आते हैं ले जाते हैं। कितना खेत होगा अपने पास? अपने पास तो कुल खेत है 4 और 3 7 पौने 7 बीघे का। बहुत बढ़िया। लगभग 3.5 एकड़ होगा। हाँ सर। और आलू हम लोग स्टोर में नहीं रखते हैं, हमारा आलू तो छोटा ही होता है लेकिन अब तक खाए हैं। सड़ता नहीं है, पता नहीं वो इतना बड़ा बड़ा जम गया था, उसके बाद भी उबाल कर प्याज सड़ती है ना आलू। और प्याज की नर्सरी भी मैं अपने आप को बीज भी तैयार करता हूँ, नर्सरी भी अपनी तैयार करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सदानंद सिंह, पूर्व प्रधान, इसी गाँव का रहने वाला हूँ और हमारा खेती का जैसे जो जीतपुर है ये जैसे 9 लाख का गाँव है और हम अपने आगे कहते हैं है ना, डेली छुट्टियाँ हैं, खेती करते हैं और लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक अब ज़्यादातर बतावत रहेगा जो जैसे करा उससे करा वही तो कितना करेंगे अपने आलू करवाना ही है, यही बहुत बढ़िया। आई लोग घर ही का हम लोग सब रहा दे रहा है। ये सब लोग इनके घर के पड़ोस के हैं बगल में। और ये एक शशिकांत शर्मा है। मैं शशिकांत शर्मा, यहाँ सिधारी के बगल एक कड़गर सदर गांव है, वहीं के रहने वाला हूँ। सिधारी शायद सटा हुआ। क्या करते हैं? खेती करता हूँ। पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब में था, कोऑपरेटिव थी लखनऊ में, उसी में एज ए रिजर्व मैनेजर बरेली में था, लेकिन पिछले 2 साल से खेती में लग गया हूँ। कितनी खेती है? आप मान के चलिए करीब 10 बीघे क्या, 9 से 10 बीघे। गाय भी है घर पर कोई? गाय है लेकिन अभी वो देसी गाय नहीं है जो हमें चाहिए। देसी गाय खोज में क्लास में है, तो रखना है। और सोचता हूँ कि नया करूँ। अभी हमारी करीब 15 तारीख से मटर निकली, डेली 1 लीटर मटर बनी है। रोज मदद कर दिए। कितनी भाग में लगाए हैं मटर? 1 एकड़ में। अभी रासायनिक वाली मटर हो गया। हाँ, केमिकल लेस। किस रेट में बाजार में जा रहा है? अभी बाजार में सर 35 से 36 रुपये की जा रही है। आप तो 30 रुपये की 35 रुपये की 35 रुपये का किलो। 1 किलो। तो रेट तो ठीक है। बहुत बढ़िया। 35 रुपये तो फुटकर भी बाजार में मिल रही है, सब्जी मंडी में भी। एक्चुअली क्या है ना सर कि हम लोग का बड़े ताज़ा है, देसी है, लोकल। आज शाम को पूरा मंडी पहुँच गई, जो बाजार में आ रही है वो बाहर से आ रही है। यहाँ से कितने किलोमीटर है आपका घर? हमारा घर हाँ। यहाँ से है करीब 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। शहर से आप चलेंगे तो पहले हमारा ही पड़ेगा। चलिए जाते समय आपको इनका खेत सर वहीं पे है जहाँ पे अपनी मीटिंग है नेक्स्ट, हाँ? जहाँ नेक्स्ट मीटिंग है वहाँ से 1 किलोमीटर पे इनका घर है। ठीक है। उसी वाली मीटिंग में जो है हाँ, बाबा जी के सुपरविजन से ये नहीं, ठीक तैयार है। हो आगे आने वाले समय में एक भारतीय नस्ल की कोई गाय ले लेंगे, चाहे सड़क पर घूमने वाली हमारा या एक मॉडल भी सिटी में तैयार हो जाएगा। आपका मॉडल अच्छा नहीं, है, तो एक मॉडल हमारा वही बनेगा। और बाबूजी का बैठे बैठे ही वो बता सकते। नाम क्या है? देवनाथ सिंह। खेती भी होगी अभी? खेती के अतिरिक्त और भी कुछ करते हैं? खेती के अलावा भी कुछ करते हैं? खेती कितना खेत होगा? थोड़ा बहुत है। पर ये अच्छी फसल हुआ है, बहुत मेहनत करते हैं और हर बहुत फसल हुआ है। अच्छा नाम है। बताओ अपना नाम बताइए। शेषनाथ सिंह। अच्छा, कितना खेत होगा? 2.5
जर्सी है, जर्सी है। हम भी तो एक ही घर में एक नाम बताइए। नाम बताइए। प्रेम कुमार सिंह। बताओ भैया, बताओ नाम परिचय। गिरधारी यादव। आप भी बैठ जाइए, अब जो थोड़ी देर के लिए। आपका शुभ नाम? चाय लिए रहिए, बैठे बैठे ही मेरा नाम बताओ। कृष्ण राय है। मैं अच्छा, अभी आपसे बात हुई थी। ग्राम कृष्णदासपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ के? कृष्णदासपुर किराए का मकान है मेरा, और बिजली विभाग में नौकरी करता हूँ। और खेती करते हैं? बिल्कुल बात। खेती? खेती अभी आप है सर। आपके पास गाय है? नहीं। एक जब्बू चला या बेटा, नहीं यहाँ बैठा। एक तू बतावा, तू अपना नाम बतावा। बता दीजिए। बताइए ना। एक अच्छे किसान और विधायक है। इधर ही आ जाए। बता दीजिए। तब तक आप अपना जो है पूरा कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, इंजीनियर हूँ और समाजसेवी हूँ। हम प्राकृतिक खेती को लेकर खेती कर रहे हैं, साथ में कृषक भी हूँ। हाल ही में ही मैंने भी अपने प्राकृतिक रूप से शुरू किया है। तो कृषि विभाग जी और महिला के निर्देशन से हम लोगों ने प्राकृतिक खेती को लेकर जो जागरूकता आप लोगों ने किया है, यही हम ध्यान में रखा। आप लोग प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी जी हैं और आप लोगों को बाबा के दर्शन हुए हैं, तो इन्हीं लोगों के सहयोग से आप लोग एक उसको बुला लीजिए, मोबाइल से बात करें। भैया आपका नाम पता और अपना खेल के बारे में बता दीजिएगा। साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है? आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रभुपाल पांडे, गाँव से जाओ ग्राम बहुत अच्छे किसान हैं और बहुत अच्छी उपज करते हैं और हर तरह की उपज करते हैं। आप बताओ पूरा क्या क्या करते हो? गेहूँ खेती करते हैं, धान की खेती करते और गेहूँ ध्यान क्या थे? हैं। बस गेहूँ ना, चना। बस दो ही फसल लेते हैं। हाँ, सरसों? चना सरसों उतना जरूरी कुछ नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है। कौन कौन से फसल करते हैं ये बात हो गेहूँ, रही चना, है। सरसों, आलू। हाँ, तो सभी फसलें तो करते हैं, जैसे सावरे लोग करते हैं वैसे आप भी करते हैं। नहीं, सारे लोग गन्ना भी करते हैं। हाँ, तो आप केवल गन्ना नहीं करते हैं, दलहनी तिलहनी फसलें तो करते ही हैं। हाँ, तो सबको वही कह सकते हैं। ये बहुत अच्छे कृषक हैं, बहुत अच्छी उनकी उपज है और बहुत परिश्रम भी करते हैं। सुबह से रात तक ये परिश्रम करते रहते हैं। पढ़ाई क्या हुई आपकी? बैठे रहिए, बैठे रहिए। स्नातक किस विषय से? हिंदी संस्कृत हिंदी संस्कृत। किस सन में पूरा हुआ? 2005 में। पांड्या जी को बुला लीजिए, क्या कर रहे हैं? बाकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं, और क्या करना है अन्ना जी? बाद में फिर वो चेयर ले लो, उधर को सीधा खेल दो, इधर से भीतर चेयर उसी में बैठ जाएंगे। बैठ जाओ। चलिए, हम लोगों का आपस में सबका परिचय हुआ। बाबा जी के यहाँ आश्रम में हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ अपने बारे में, कुछ कैसे हमारा खुद का परिवार का विकास हो, गांव का विकास हो, देश का विकास हो, कैसे पर्यावरण और का संरक्षण हो, प्रकृति का कैसे संरक्षण हो, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका कैसे निराकरण हो, इस दिशा में जो है सामाजिक काम कर रहे हैं राकेश जी। उन लोगों के माध्यम से, बाबा जी के माध्यम से, महेंद्र जी के माध्यम से जिले में पहले से ही प्रयास चल रहा। अतुल प्रताप सिंह जी सुभाष पालेकर जी से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेकर पहले से इस विषय में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी लगातार प्रतिदिन निकल रहे हैं राकेश जी के साथ जो है होम्योपैथी चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक अभियान से भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग थोड़े समय में, क्योंकि अगली बैठक भी अभी इसके बाद भी जो है जिला प्रशासन में पीछे बढ़ जाएंगे, बुला लीजिए उन्हें।
कृषि, पशुपालन, उद्यान और गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ भी अभी बैठना है। जिले स्तर के जो अधिकारी हैं उनका भी समय 1 बजे है, इसलिए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हुए फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी अपने बीच में महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी जिले में अच्छी खेती करते हैं। आपके पास जितना कृषि भूमि है उसमें भी कोई भी DAP, यूरिया, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, खरपतवार नाशक, कोई हाइब्रिड बीज नहीं, कम से कम पानी में अपनी पूरी खेती करते हैं। और जो उपज तैयार होती है उपज भी जो है बाजार में अच्छे दाम में बिक जाता है। जो भी उत्पाद तैयार होता है, दाल है, चावल है, आटा है, सब्जियां हैं, अन्य जो भी कुछ भी पैदा करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग जो प्राकृतिक खेती से अनाज उत्पादित करते हैं उसकी गुणवत्ता, पौष्टिकता और स्वाद ज़्यादा होता है बाजार में। उसके कारण जो है समाज में एक बड़ा वर्ग है जिसको मालूम है कि हम जो है बाजार में जो रासायन का प्रयोग करते हुए अनाज तैयार हो रहा है, जहर से जो भरपूर अनाज है, उसका अगर प्रयोग करेंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उसके कारण हो रही हैं। जो पैसा हम डॉक्टर को मेडिकल स्टोर में और विभिन्न अपनी बीमारियों की जांचों में खर्च करते हैं, फीस जो डॉक्टर को देते हैं, अस्पताल पर जो खर्चा करते हैं, अगर उस प्रकार के उत्पाद पर हमको शुद्ध सात्विक और देसी उत्पाद पर जो रासायनिक उत्पाद है अगर उस पर हम कुछ खर्च कर देंगे थोड़ा सा, तो हम बीमार होने से बचे रहेंगे। तो ऐसा बड़ा एक उत्पादक वर्ग है हर जिले में, हर शहर में, हर बाजार में। वो अगर जानता है कि हमने अपने खेतों में DAP, यूरिया, कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है तो हमारा अनाज जो है वो महंगे रेट पर ले लेते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने जो शुरुआत की थी खेती की, उसको महंगे उपज को बेचने के कारण नहीं जो है हमारा खाद्यान्न ज़्यादा दामों पर बढ़े, हमारी उपज जो है देख रहे होंगे धीरे धीरे करके लगातार जो रासायनिक खेती करने का भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई। आप लोगों को भी ध्यान में होगा, उर्वरा शक्ति खत्म होने के कारण जो उसकी क्षमता थी पैदा करने की, उत्पादन की क्षमता, वो कम हो गई या समाप्त होती जा रही है। अब हम अगर रासायनिक खाद उर्वरक की मात्रा अगर बढ़ाते हैं अपने खेत में तो देख रहे होंगे धीरे धीरे हमारा उत्पादन या तो स्थिर हो गया है या तो कम होने लगा है। और ज़मीन की उर्वरा शक्ति, जितने पोषक तत्व भी सब समाप्त हो गए हैं। आप लोगों के बीच में महेंद्र जी भी आए रहे होंगे, राकेश जी भी, ये सब बातों की जानकारी हुई होगी। उसके विकल्प के रूप में 25 वर्ष पहले लोगों के ध्यान में आया, कुछ कृषि विभाग के लोग, भूमि सुधार निगम के लोग, कृषि विविधीकरण परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित थी। ऐसे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों ने सबको जागरूक किया कि रासायनिक खेती से हमारी ज़मीन खराब हो रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उसके विकल्प के रूप में कुछ पद्धतियाँ और आई जिसको जैविक खेती के नाम से हम जानते हैं। बाजार में से हमको जो है वर्मी कंपोस्ट के लिए प्रेरित किया गया है। मैडम कंपोस्ट है, इसी प्रकार से गाय के सींग की खाद बनती है, सींग की खाद है, बायोगैस की खेती है। तो कई प्रकार की पद्धतियाँ हैं, लेकिन उस पद्धतियों के कारण जो है हमारा कोई लाभ नहीं हुआ। कठिन थी। हम जैसे वर्मी कंपोस्ट केचुए जो बाहरी केचुआ है उसको ला करके अगर हम गोबर में रख करके खेती करते हैं तो लगभग 2 से 3 महीने तक उसको केचुए वाली खाद को बनने में लग जाता है। कम तापमान में और ज़्यादा तापमान में वो केचुआ मरने लगता है। 8 डिग्री से नीचे और 32 से ऊपर जाने पर टेम्परेचर, उसको उलट पलट करना, पानी का छिड़काव करना, छाए में रखना, बोरी से या किसी खरपतवार से ढक कर रखना, बार बार उलट पलट करना, फिर उसको तैयार हो जाने के बाद अलग से छान करके फिर खेत में डालना। काफ़ी प्रयास के बाद जो है मुश्किल से आधा % किसानों ने जो है 10 से 15 वर्ष के बाद उसको जैविक खेती को थोड़ा सा करना शुरू किया। लेकिन उसके कारण जो केचुआ जो है मल त्याग करता है, यानी गोबर खा करके जो नष्ट करता है, उसमें जो पदार्थ निकलता है वर्मी कंपोस्ट, उसमें हैवी मात्रा में कई जो है ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ज़मीन में अगर हम डालते हैं तो जो 2 मिट्टी कड़ों के बीच की जगह है वो जाम हो जाती है, वो बंद हो जाती है, यानी हमारी ज़मीन कड़ी हो जाती है। कुल मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए वो हानिकारक है जो वर्मी कंपोस्ट हम तैयार करते हैं। हम लोगों ने भी की है काफ़ी वर्मी कंपोस्ट जो है अपने हाथ से उसका देखभाल करना और सब कुछ अलग करना। केचुआ ले जा करके 2 किलो केचुआ हम लोग लेकर गए थे लखनऊ से, और उसको 4-5 कुंटल केचुए, मैं बस्ती जनपद का रहने वाला हूँ, अयोध्या से सरयू पुल से उस तरफ जो है
बस्ती जनपद में हरैया तहसील है। तो हमने लगभग 7-8 कुंटल तक केचुए कर लिया था। और लोक भारती कार्यालय हजरतगंज में है, वहाँ पर हम लोगों ने उसमें केचुओं पर कई शोध भी किया। केचुओं को, विदेशी केचुओं को मिट्टी के साथ भी रखकर, मिट्टी और गोबर के साथ भी रखकर, केवल गोबर के साथ भी रखकर, और कृषि अवशेष और मिट्टी के साथ रखकर, कृषि अवशेष और गोबर के साथ रखकर, उस अध्ययन के बाद यही निष्कर्ष निकला कि ये केचुआ सामान्य रूप से मिट्टी नहीं खाता। इसके नाते जो हम केचुआ खाद छान करके खेत में डालते हैं, अंडा भी जो रहता है वो भी बाद में धनिया के, एक हरी धनिया के बराबर जो रहता है, पक जाता है तो हमारी धनिया की तरह हो जाता है, वो जा करके उसमें भी बच्चा बन जाता है, लेकिन वो हमारे खेत में मर जाता है क्योंकि मिट्टी खाता नहीं। तो केचुए में पालन करना व्यवहारिक पद्धति रही, इसके कारण बहुत ज़्यादा जो है इस विधि से हम आगे नहीं बढ़ पाए। जो है मुश्किल से आधा % जिन किसानों ने किया भी था उन्होंने भी बंद कर दिया कि DAP यूरिया डाल करके सभी लोग मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। जो है उनको DAP यूरिया लाना और उसका प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा लगा। 2010 में हम लोगों को जानकारी हुई इस विषय पर, काफ़ी अच्छा काम शुरुआत की थी। कृषि से पढ़ाई करने के बाद अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले हैं डॉक्टर सुभाष पालेकर जी, उनका एक प्रशिक्षण गायत्री परिवार में लखनऊ में था। हम लोगों ने उस समय 2 दिन का प्रशिक्षण था, वहाँ गए रहे, सीखे। तो उससे ये पता चला कि रासायनिक खेती और जैविक खेती में कोई बहुत अंतर नहीं है लागत में। और उसमें जैविक खेती में जिस प्रकार से जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां आकर के जो है वर्मी कंपोस्ट बेचने लगी, जैविक कीट नियंत्रण हमको 1,500 रुपये प्रति लीटर मिलता है बाजार में। तो लागत में कोई अंतर नहीं है, और क्रियाविधि भी जैविक खेती की क्लिष्ट होने के कारण हम उससे धीरे धीरे जो है विरत होकर के प्राकृतिक खेती की तरफ आए। सुभाष पालेकर जी से जब जानकारी हुई कि प्राकृतिक खेती जो है ज़्यादा उपयोगी है, ये जैविक खेती से काफ़ी आगे का विषय, उसका प्रसंस्कृत रूप है जैविक खेती, जो हम लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, इसमें से हम लोग उपस्थित हैं, कुछ लोगों ने किया भी होगा। तो वो प्राकृतिक खेती पर हम लोगों ने धीरे धीरे करके किसानों को इकट्ठा करके ऐसे 500 लोगों का, 5,000 लोगों का, 10,000 लोगों का दिन भर का प्रशिक्षण 6-6 दिन का चलता है। सुभाष पालेकर जी आते हैं, सुबह से शाम तक व्यवस्थित रूप से हम सबको कैसे इस खेती की जाए बिना DAP यूरिया, बिना कीटनाशक का प्रयोग किए हुए। तो हमारी जमीन खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा, पानी हमारा कम हो जा रहा। सबसे बड़ा भाग हम देश भर में कृषि में ही पानी का खर्चा करते हैं। इसमें मात्र 10% पर, शुरू में 25% पर, और 1-2 वर्षों के बाद 10%, यानी हम अपनी खेती का 90% पानी बचा ले जाते हैं। अगर हम इस पद्धति से खेती करते हैं तो हम अपना पानी बचा ले जाते हैं। जब हम छिड़काव करते हैं कीटनाशक का या DAP यूरिया कीटनाशक डालते हैं बरसात के दिनों में, ढलान की तरफ जब पानी जाता है नदी नाले और पोखरों में, तो वो जाकर के पानी को विषैला करता है। जो हमने डाला है खेत में वो धुल करके नीचे जाता है, तो नदियाँ भी प्रदूषित होती है, हमारा तालाब भी प्रदूषित होता है, पोखरे भी दूषित होते हैं, जिससे कारण पानी का भी प्रदूषण होता है। और नीचे जो भूगर्भ जल में पानी जाता है वो भी रसायन नीचे जा करके वो भूगर्भ जल में मिल जाता है। तो हमारा भूगर्भ जल का जो प्रमुख स्रोत है जल का, वो भी विषैला हो रहा है। पेस्टिसाइड डालते हैं, हवा चलती है, तो हमारे ध्यान में होगा कि अगर ज़्यादा विषैला पेस्टिसाइड है, अगर हम 1 घंटे तक छिड़काव वाली मशीन से छिड़काव कर रहे हैं तो हम बेहोश भी हो सकते हैं। इतना ज़्यादा जहर नाक और मुंह के माध्यम से हमारे पास जाता है। अगर शरीर में पानी उस समय कम है तो बेहोश हो जाते हैं। और जितना प्रदूषण जाता है, जितनी गैसें जाती हैं, वो अलग से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ती है। तो पानी भी प्रदूषित हो रहा है, ज़मीन भी प्रदूषित हो रही है उसके कारण, और हमारी जो है हवा भी प्रदूषित हो रही है। जितने अभी हम पौधे लगाते हैं, पशुओं के लिए चारे लगाते हैं, वो पशु भी चारा का खा करके, गाय भैंस हैं और जो भी बकरियां हैं, जो भी हम पशुपालन करते हैं, तो वो भी शरीर में जा करके उसके अंदर भी जो है दूध और गोबर और गौमूत्र भी उसका जो है दुष्प्रभाव सामने आता है। तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस जिले में काफ़ी किसान कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, अतुल जी काफ़ी समय से यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम लोगों को कभी समय निकाल कर आप खेत देखने के लिए कभी जा सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है खेत जो है अभी आप लोगों का, आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं। इसके जो जनक हैं डॉक्टर सुभाष पालेकर जी, उससे प्रशिक्षण लिया है। हम लोगों ने ऐसे 21 प्रशिक्षण अभी किए हैं कुल।
जगह जगह प्रशिक्षण वर्गों में कृषि विभाग के, गन्ना विभाग के, पशुपालन विभाग के अधिकारी भी रहते हैं, कर्मचारी भी रहते हैं। और प्रगतिशील किसान हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि जिन किसानों के पास देसी गाय है वो किसान उसमें आवे, जिससे वो सीखने के बाद वो गोबर गौमूत्र का उपयोग करके खेती कर सके। जिनके पास नहीं गाय रहती है उनको प्रशिक्षण लेने के बाद वो आते हैं उत्साह के साथ, फिर गाय नहीं रहती है धीरे धीरे करके उत्साह कम हो जाता है कि हमारे पास गाय नहीं है। गाय नहीं यानी हम गोबर गौमूत्र हमारे पास नहीं है, बिना गोबर और बिना पेशाब की खेती हम नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल एक गाय से जो है बड़े भाग में खेती कर सकते हैं, 50 से लेकर 100 बीघे तक। आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। अपने पास कितने एकड़ है अभी वो? मेरे पास 7 एकड़ है, वैसे तो 15 एकड़, लेकिन अभी साल 5-4 एकड़ और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम घन जीवन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम क्षेत्र कवर कर रहे हैं। हाँ, अतुल जी के पास भी लगभग 4 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ गाय अपने पास कितनी है? 4 है, एक बछिया है, एक भैंस है, एक काड़ी है, सर ये बैल से खेती कर अभी रहे हैं। एक बैल गुजर गया। हाँ, तो भैंस और बढ़िया का उपयोग नहीं करते हैं उसमें गोबर गौमूत्र का, लेकिन जो है जो गौवंश है इसमें जैसे सांड है अपने पास यानी बछवा है, बैल है, बछिया है, गाय है, उसका उपयोग कर सकते हैं। भारतीय नस्ल की कोई भी गाय है, भारत में पाए जाने वाली लगभग 2 दर्जन गाय हैं जिसका हम गोबर गौमूत्र का इस खेती में उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों को जानकारी में होगा, थार पारकर है, गंगा तीरी है, गिरी है, साहिवाल है, हरियाणवी है, ऐसे तमाम गायें हैं। और अपनी जो गांव में देसी गाय है छोटी वाली, उसका भी गोबर और गौमूत्र जो है इस खेती के लिए उपयुक्त है। केवल हम एक गाय पाल करके अपना स्वास्थ्य भी बचा सकते हैं, अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बचा सकते हैं, अपनी खेती की लागत को भी कम कर सकते हैं। अभी जिस प्रकार से हम हाइब्रिड बीज लाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां पड़ती हैं जो है, उसके लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तमाम खरपतवार होते हैं, खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं। अधिक उपज के लिए DAP यूरिया का प्रयोग करते हैं, पोटाश का, कैल्शियम का, जिंक का, विभिन्न प्रकार के और सूक्ष्म तत्व हम बाहर से देते हैं। तो उसकी लागत अगर हम जोड़ देंगे, फिर अनाज तैयार होकर के, जैसे अभी गेहूँ खेत में है, गेहूँ तैयार करके लाएंगे, हम रखेंगे, पहले मिट्टी के बर्तन में रखते थे, अब ड्रम में रखने लगे, सल्फास की गोलियां डाल देते हैं, वो भी बाजार से खरीद कर लाते, उसका भी जहर का असर 2-4 महीने रहने के बाद, तो जितना भी दिनों दिन हम उसको जो है और प्रदूषित करते जाते हैं अपने खाद्यान्न को। बाजार से सब्जी अगर खरीद कर लाएंगे, चाहे अपने खेत का हो या बाजार से खरीदेंगे, 2-3 दिन घर में रखने के बाद वो खराब होने लगेगी। लेकिन अगर प्राकृतिक उत्पाद है, प्राकृतिक सब्जियाँ हैं, 1 सप्ताह तक रखे रहेंगे। परवल है, लौकी, आलू, लहसुन, प्याज, करेला, कोई सब्जी है, टमाटर है, वो जो है 1 सप्ताह रखेंगे, लेकिन उसमें जरा सा भी सिकन नहीं पड़ेगा। और गर्मी दिन में ले आएंगे तो हम फ्रिज में नहीं रखेंगे तो एक ही दिन में खराब हो जाएगी। कोई भी सब्जियां हैं बाजार से खराब होना, इसमें प्राकृतिक रूप से तैयार जो है गेहूं है, धान है, चावल है, जो लंबे समय तक हम रख सकते हैं, वो भी उत्पाद जो है भंडारण के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत पड़ती तो हम सबको जानकारी है, नीम की खली है, नीम की पत्तियां हैं, और भी ऐसे कई चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम अपने धान को भी, अपने गेहूं को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें एक और विशेषता, खेती की कोई भी प्राकृतिक आपदा का असर जो है इस खेती पर नहीं पड़ता है। अभी हमारी खेती, जैविक खेती हो या रासायनिक खेती, पाला लग जाए, जो है बाढ़ आ जाए, लंबे समय तक उसमें पानी भरा रहे, सूखा, लू है, पत्थर गिर जाए, तो हमारी खेती जो है ज़्यादा वर्षा हो जाए, अभी तेज़ी से वर्षा हो, अगर हमारा धान या गेहूँ पककर तैयार हो और उसके बाद हवा चल जाए तो पूरा ज़मीन पर गिर जाएगा, वो ज़मीन में हमारी उपज भी कम हो जाएगी। और अगर गेहूँ पूरा पका नहीं है, धान पूरा पका नहीं है, तो धान पहिया हो जाएगा और गेहूँ बहुत छोटा छोटा होकर काला भी पड़ जाएगा। लेकिन प्राकृतिक विधि से अगर हम खेती करते हैं तो हमारी पूरी फसल खड़ी रहेगी, कोई फसल गिरेगी नहीं। जैसे हम अगर जो है, अगर हमारा खान पान, आहार विहार और हमारी सोच जो है अगर हमारी प्रकृति के अनुसार है, हमारी भगवान की जो दी हुई व्यवस्था, ईश्वरीय व्यवस्था, प्रकृति यानी जो ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है उसकी व्यवस्था में चलना, उस व्यवस्था में अगर हम रहते हैं और सुबह समय से पूर्व उठना जो है, यानी सूर्योदय या ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके थोड़ा सा योग, प्राणायाम, ये जो दिनचर्या हमारे आयुर्वेद, वेद पुराणों ने बताई है, हमारे महापुरुषों ऋषियों ने बताई है, उसके अनुसार अगर हम अपना जीवन यापन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों से हमको बीमारियां कम होगी। हम जो है विभिन्न प्रकार के जो है संक्रमण से, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से जो है बचे रहेंगे, यानी हमारा जीवन ज़्यादा आसानी से चलेगा। जो है हम ज़्यादा सुकून, उसी प्रकार से ये पौधे भी हैं,
जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उनकी क्षमता, उनकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी रहती है कि प्राकृतिक आपदा का, अभी हम ही लोग इसमें से 15 लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों की शारीरिक क्षमता ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा काम कर सकेंगे। तेज़ी से ठंडी आ जाए या मौसम परिवर्तन का असर, मौसम परिवर्तन जब होता है, गर्मी के दिनों में लू आता है, तो उसमें से 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे कि लू और ये विभिन्न प्रकार की मौसम की आपदा को उनको प्रभावित नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि हमको तुरंत सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आ जाएंगी। अभी कोविड का संक्रमण आया जो है, तीसरी बार उसका प्रभाव है पिछले 1.5 वर्षों में, उसमें बात और ध्यान में आई है, हम सबकी भी जानकारी में होगी कि अगर हमारा खान पान सही है, यानी ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं, ज़्यादा उपयोगी चीज़ें खा रहे हैं जिसके अंदर हमारे शरीर में विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, जितने भी पोषक तत्व शरीर को चाहिए, अगर वो हमको मिल रहे हैं ठीक प्रकार से, तो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे, विभिन्न प्रकार के संक्रमण से हम बचे रहेंगे। तो भारत में इसका असर भी इसीलिए कम हुआ है कि हम देसी पद्धति में रहे। थोड़ा असर होना शुरू भी हुआ तो हमने काढ़ा पीना शुरू किया, गर्म पानी पीना शुरू किया, हमने भाप लेना शुरू किया, हल्दी में दूध में हल्दी डालकर लेना शुरू किया, यानी अपनी दिनचर्या को हमने प्रकृति के अनुसार उसको ढालने की कोशिश की। तो ये प्राकृतिक जो उत्पाद है हमारा, अपने आप शरीर को इस प्रकार से परिवर्तित करता है कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है, बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है हमारे शरीर की वो मजबूत होती है, हमको स्वाद भी मिलता है, हमको गुणवत्ता भी उसकी ज़्यादा मिलती है, पौष्टिकता भी उसकी ज़्यादा रहती है उस अनाज की, और उसके सेवन से हम जो है बीमार होने से बचे रह सकते हैं। इसके कारण हमको हर प्रकार से एक ही केवल काम करने से, प्राकृतिक खेती करने से एक साथ कई समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। आने वाले समय में जो प्रति वर्ष हमारा जो 1-1 फीट वाटर लेवल नीचे जा रहा, भूगर्भ जल जो है धरती का कोप से जो पानी नीचे रसातल पर जा रहा है, ये प्राकृतिक खेती करने से हम बचा सकते हैं। हमारे खेत में यहाँ पर 3-4 किसान हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं, पूरा का पूरा जैसे ही पानी बरसता है पूरा का पूरा जा करके रिस करके चू करके धरती माता में समाहित हो जाता है, धरती कोप में पूरा पानी मिल जाता है, यानी वो बह करके नीचे नहीं जाता कि जमीन इतनी मुलायम हो जाती है कि वो रिचार्ज हो करके भूगर्भ जल में मिल जाता है। यानी हम वर्षा जल का पूरा संचयन करते हैं और नीचे से 90% पानी बचा भी ले जाते हैं, पानी में 10% पानी में खेती कर ले जाते हैं। तो आने वाले समय में जो जल संकट खड़ा होने वाला है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनकी ये समस्या ना रह जाए। तो इसके कारण हम अपने गांव पर भी, अपने परिवार पर भी, अपने देश पर भी बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में पानी के संकट को, और जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है धीरे धीरे, पूरी की पूरी ज़मीन ऊसर बंजर हो जाएगी, उस ज़मीन को भी बचाने का हम काम कर रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन खराब हो जाएगी। कहीं कहीं देख रहे होंगे आपके सामने पंजाब और हरियाणा उदाहरण है, जो है ढेर सारे कैंसर के मरीज, शुगर के मरीज, गठिया है, साल्टा है, चर्म रोग है, पेट की विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, अभी कम उम्र में बाल की दिक्कतें हैं, बाल झड़ने की, पकने की, आँख की दिक्कतें हैं। तो उसका एक बड़ा कारण जो हम दूषित अनाज उपयोग कर रहे हैं, विषैला खाद्यान्न जो हम उपयोग कर रहे हैं, सब्जियाँ, फल हैं, दाल, चावल, रोटी, सब एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसके कारण हमारा वायु प्रदूषण भी बचा रहेगा, पानी का प्रदूषण से हम दूर रहेंगे, जल प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी, मृदा प्रदूषण से भी दूर रहेंगे। तो हर प्रकार से कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती जो है हर प्रकार से लाभदायक है। तो यहाँ पर अतुल जी का यहाँ से अपना घर कितने किलोमीटर होगा? हम कभी भी अभी आपका लोकेशन समझ लेंगे तो अपनी सुविधा अनुसार, कोई जरूरी नहीं है कि कल ही देख लें, अगले 1 सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कभी उधर कार्यक्रम बनाते हैं, अपने किसी निजी काम से उधर जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में भी जा सकते हैं आपके गांव के आसपास, महेंद्र सिंह जी के गांव के आसपास उधर कोई अपना निजी काम लेकर जा सकते हैं, उनको फ़ोन करके बता सकते हैं कल हम आपकी तरफ आ रहे हैं, आप अगर घर पर होंगे तो आपका खेत देखेंगे, तो आपको खेत भी दिखा देंगे और ये भी दिखा देंगे कैसे हम देसी गाय के गोबर गौमूत्र का उपयोग करके उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाकर, थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, थोड़ी सी मिट्टी मिला करके, पानी, ये सब 3-4 चीज़ें मिला करके, प्लास्टिक का ड्रम ले करके हम जीवामृत बना करके उसको अपने खेतों में प्रयोग करते हैं और हमारी फसल भी अच्छी होती है, उत्पादन भी रासायनिक और जैविक की अपेक्षा अधिक होता है, लागत भी अपनी हम समाप्त कर लेते हैं, अपनी न्यूनतम कर लेते हैं। तो हमारी अगर लागत कम हो जाती है खेती के, यानी ख़त्म हो जाती है, और हमारा उत्पादन भी नहीं गिरता है, और जो उत्पादन होता है हमको स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा उपयोगी है,
और उपज भी उसकी ज़्यादा अगर हम बाज़ार में मिलती है तो प्राकृतिक खेती करने में हमको लगता है हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ 24 बीघे खेत है, हम लोगों का कच्चा अगर उसको एकड़ में देखेंगे तो 6 एकड़ है। 6 एकड़ में हमारे पास केवल एक देसी गाय है, एक गाय है, बछिया है, और भी पशु हैं, लेकिन उस पशु का जो है उपयोग खेती में नहीं करते हैं, गोबर करके मिट्टी देते हैं, तो उसी से पूरी खेती होती है। जैसे अभी बताया आप लोगों ने, हम लखनऊ में अपने घर से ले आते हैं, गांव से आलू ले आते हैं। अभी जैसे आप लोग आलू की खुदाई करेंगे, फिर गर्मी शुरू होगी, एक एक आलू सड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी गर्मी है, इतना विषैलापन है कि वो सड़ना शुरू हो जाएगा। और 2 महीने 3 महीने जब तक हमारी गर्मी समाप्त होगी, तब तक अधिकांश आलू जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। हम लाते हैं, वो सुसुक जाता है, रखे रहते हैं 10-10 महीने तक, जो है वो ख़राब नहीं होता है। सरसों वहाँ से ले आते हैं, यहाँ पर पिरवा लेते हैं, मक्का ले आते हैं, चना ले आते हैं, गेहूँ ले आते हैं, वो सब जो है एक साथ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके एक साथ उसका उपयोग करते हैं। आप लोग गेहूँ का उपयोग करते होंगे रोटी के रूप में। आने वाले समय में अगर हमको पूरी तरीके से स्वस्थ रखना है तो गेहूं की रोटी खाना छोड़ना पड़ेगा। जो है बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है समाज का कि वो गेहूं का आटा उन्होंने छोड़ दिया। अगर हमको जो है पेट की बीमारियों से और विभिन्न प्रकार की, चाहे कैंसर हो, चाहे शुगर हो, चाहे गठिया है, साटिका है, किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए अगर हम गेहूं की रोटी खाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम बीमार। केवल 15 दिन खाना छोड़ दीजिए, खाने के बाद तब आपको लगेगा 15 दिन में हमको कितना फायदा हुआ, लाभ हुआ। उसके लिए हम मक्का बाजार से घर पर जो है जौ बोआना शुरू करना पड़ेगा। चना अगर हमारे यहाँ होता है तो चना है, मक्का है, कुछ और मोटे अनाज है। नहीं होता है तो बाजार से हम एक बार में प्रयोग करने के लिए उसमें 2 किलो आप चना ले लीजिए, 2 किलो मक्का ले लीजिए, 2 किलो जो है है तो 2 के बजाय 1 किलो सोयाबीन भी ले सकते हैं। तो ऐसे मोटे अनाज जो है, और उसमें थोड़ी सी मात्रा में गेहूँ भी ले सकते हैं, बाजरा उसमें ले सकते हैं। तो हम उसको मिक्स आटा करके अगर प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ प्रकृति ने सबको एक साथ जीने की जो है व्यवस्था बनाई है। प्राकृतिक खेती में भी जब कोई फसल लगाते हैं तो अकेले फसल नहीं लगाते हैं कि धान लगाया तो केवल धान लगा दिया, गेहूँ लगाया तो केवल गेहूँ, गन्ना लगाया तो गेहूँ गन्ना लगा दिया, भिंडी अपने खेत में लगाया तो भिंडी के साथ उसी में 10 प्रकार के पौधे हम लगाते हैं। तो यानी सात फसली जो है फसल चक्र को अपनाते हुए एक साथ हम बहुफसली करते हैं। किसी कारण बस हमको एक फसल में अगर कम आय हुई तो दूसरी फसल ने हमको संभाल लिया, और एक फसल की जड़ से दूसरी फसल की जड़ को अपने आप जो है राजयोगियों के माध्यम से नाइट्रोजन और कई तत्व एक दूसरे फसल को मिलते रहते हैं। दलहनी फसल के एक दली के साथ 2 दली, 2 दली के साथ 1 दली फसल लगाते रहते। पहले हम लोगों के समय में, आप लोग लंबे समय से जो है बाबा जी ने बताया कि इस गांव के सारे लोग हैं काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं, काफ़ी मेहनत से जो है बहुत समझदारी के साथ खेती करते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छा बाजार में इतनी सब्जियां बेच रहे हैं, डेली अच्छी पैसे इनकम कर रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा सा हमने अपना तरीका बदल दिया तो आपका मटर जो 33 रुपये बिक रहा है, खड़े खड़े 40 रुपये आपका मटर बिक जाएगा। वही मटर जो 33 में बिकता है बाजार में तो 40 से बिकता होगा, और जब आप 40 देंगे तो वो बाजार में 50 रुपये बिकेगा। आज हमारी यहाँ आजमगढ़ में डिप्टी डायरेक्टर मंडी से बात हुई है कि जिले के जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं उनको आप एक अलग स्थान अपने मंडी में दीजिए, निःशुल्क पैवेलियन में। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, भारत सरकार की, जो हमारा उत्पादन तैयार होगा वो उत्पादन अगर 20 किसान हम कर रहे हैं, उसे 20 में से 1-2 किसान जो है अपना विपणन का जिम्मा उठाएंगे, यानी बाजार में उसको बेचने की जिम्मेदारी लेंगे आप लोगों के सहयोग से। और बाजार में हम लाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि ये उत्पाद जो है जहर मुक्त है या जहर मुक्त प्राकृतिक उत्पाद जो है, तो उसमें रहेगा कि हमारे पास जो है या यहाँ पर ये चीज़ें बिकती हैं जो है। जैसे आपके प्रयास से कुछ यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो सब्जी उत्पादन करती हैं, मशरूम के उत्पादन करती हैं, थोड़ा बहुत महंगे दर पर बेच भी रही है। तो आजमगढ़ जिनके लोगों को मालूम होगा जो है कि यहाँ पर जो है आजमगढ़ की मंडी में जो है बिना DAP यूरिया डाले हुए, बिना रसायन का प्रयोग किए हुए खाद्यान्न मिलता है। तो वो जो माल में या बड़ी दुकानों पर ना जा करके, और उसकी विश्वसनीयता भी है कि हमारे किसान सीधे वहाँ ले जाते हैं, तो वो जा करके वहाँ पर आपका जो है अधिक मूल्य पर खरीदेंगे। लेकिन अभी शुरू में जिन्होंने प्राकृतिक खेती प्रारंभ नहीं किया है, तो हम ज़्यादा मूल्य के लालच के बजाय अभी अपना खाने भर के लिए
हमारे पास जैसे 10 बीघे ज़मीन है तो अपने 2 बीघे में शुरू कर सकते हैं। हमारे पास 20 बीघे ज़मीन है तो भी 4 बीघे में, आधे बीघे में, जितनी जिसकी स्थिति हो, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, धान है, गेहूँ है, तो अपने खाने भर के लिए। गन्ना इसमें जो हम खेती करते हैं तो एक बार गन्ना लगाने के बाद 20 साल तक काटते रहते हैं। अभी हमारी बात सुनकर के हो सकता है तारीफ लगता हो, लेकिन ऐसे ढेर सारे किसान हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में और उत्तर प्रदेश के बाहर भी। एक बार गन्ना लगाया, बार बार उसकी पेड़ी काटते रहते हैं। पहले हम लोग जो है जब पढ़ते थे जो है उस समय जो है खेती में भी काम करते थे। अपने हाथ से हम लोगों ने बैल से खेत की जुताई की है, कुदाल से कौन की गुड़ाई की है। हम लोग भी जो है लगाते थे, हर फसल किए हुए। हम लोग जब गन्ना लगाते थे बैल आगे आगे चलता था तो 4 जो है एक हाथ का जो है 4 गांठ वाला, जैसा गलियों में गांठे वो लगा देते थे। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 या 2 फीट होती थी, उसी में पूरा बिछा करके उसमें जो है प्रति एकड़ आपको गन्ना भी ज़्यादा लगता है। इसमें 1 एकड़ में 178 गन्ने की ज़रूरत पड़ती है, यानी लगभग 2 कुंतल गन्ने से हम 1 एकड़ खेत में लगा ले जाएंगे। और जो इसकी लाइन से लाइन की दूरी रहती है वो 8 फीट की रहती है, और पौध से पौध की दूरी 2 फीट पर और 4 फीट पर रहती है। यानी एक आंखे गन्ना हमने लगाया तो 2 फीट पर दूसरा लगाया, और एक आंखे से पूरा 1 बोझ गन्ना तैयार हो जाता है, यानी लगभग 2 कुंतल गन्ना जो है। इसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी, मोटाई भी ज़्यादा होगी। हम जो रासायनिक पद्धति से गन्ना करते हैं उसमें जितनी लागत है पूरी की पूरी लागत इसमें बच जाती है। सबसे बड़ा जो है, जिस समय हम बुआई के लिए अगर गन्ना खरीदते हैं, इसमें कितने लोग गन्ना करते हैं, एक बार हाथ उठाएंगे अतुल जी और बाबू जी। तो गन्ना जिसमें हम गन्ना करते हैं जो है, बीज में ही अगर उस समय बीज हमको खरीदना हो जा करके किसी किसान के यहाँ से या मिल से ही लाना हो, तो हमको जो है बाजार में अगर हमारा 320 रुपये समर्थन मूल्य पर है तो हमको शायद 500 रुपये कुंतल उस समय मिलेगा उन्नतशील प्रजाति गन्ना। क्यों बाबू जी? ज़्यादा महंगा, यानी हम 500 रुपये किलो खरीद करके 1 एकड़ में जो है, 1 एकड़ में कितने कुंतल गन्ना लग जाएगा अगर हम बुआई करते हैं? अंदाज से बताइए, बीघे में बताइए, बीघे बोझ में बता दीजिए। तो 20 बिस्से में आपका 1000 गन्ना लगा। 1000 2000 हाँ 2000 गन्ना लगा। 10 से 15 कुंटल एक बीघे में लगता है। तो 15 कुंटल का औसत मान ले तो 1 एकड़ में आपका जो है लगभग 25 के आसपास हो जाएगा। 1.5 बीघे का है ना? हाँ 20 से 25, 20 कुंटल भी मान लीजिए। कहाँ 2 कुंटल और कहाँ 20 कुंटल। तो भाई हमने बचाना शुरू कर दिया 20 से। यहाँ कोई भी फसल हम करते हैं, चना करते हैं, लहसुन करते हैं, अदरक करते हैं, बाजार में कोई भी बीज, सरसों डाले, बीज बाजार से खरीद कर नहीं लाते, अपना देसी बीज लगाते। अगर हमारे पास देसी बीज नहीं है तो जो पहले से प्राकृतिक खेती कर रहा है या ऐसा बीज ले आएंगे तो हम उन्नतशील बीज ले आए तो उसमें जब ये नहीं डालेंगे तो हम अगले 2 साल में या 1 साल में वो हमारा प्राकृतिक बीज बन जाएगा, प्राकृतिक देसी बीज। तो वही बीज लगाते हैं। अभी बाजार से जो लाते हैं बीज वो नपुंसक होता है, एक बार लाते हैं वो तो महंगा मिलता है। हम अपना धान जो है 2000 रुपये कुंटल बेचते हैं, 2000 रुपये कुंटल बेचते हैं, लेकिन बाजार से अगर लाएंगे तो हमको वही धान 100 रुपये किलो बिकेगा, मिलेगा। गेहूं वही लाएंगे या अरहर लाएंगे तो ज़्यादा महंगा मिलेगा, यानी महंगा मिल भी रहा है और हम दोबारा फिर बाजार अगले साल बोने के लिए लाना पड़ेगा। बार बार बाजार, हम अपनी खेती जो है बाजार के लिए कर रहे हैं। बाजार से DAP लाते हैं, बाजार से डीजल लाते हैं, अपने मोटर का बिल भी अगर दिया तो जो है बाजार से हमको बिजली बिल चुकाना पड़ेगा सिंचाई के लिए। खरपतवार नाशक लाते हैं, कृषि यंत्र लाते हैं, तो पूरी तरीके से बाजार पर निर्भरता है। हमको अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी जो है शिक्षा देनी है, अच्छी दवाई की व्यवस्था परिवार के लिए करनी है, अपना अच्छा घर चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। तो केवल अगर हमारे पास खेती केवल एक चारा है, यानी हम खेती सिवा अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुश्किल है जो है अच्छा जीवन यापन करना। लेकिन अगर हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो प्राकृतिक खेती के आधार पर भी अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। हम अपनी जो है अपने स्वास्थ्य को बचा करके, अपनी लागत को ख़त्म करते हुए, अपने उत्पादन को बढ़ा करके जो है अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती करने वाले आप दोनों किसानों का खेत आप लोग कभी जा करके देखिएगा, और जो उन्होंने अभी प्राकृतिक खेती आप लोगों के माध्यम से समझा है, मन बनाए होंगे, तो सबसे पहले तो जो है जिनके पास 2-3, अभी यहाँ पर आप लोग बैठे हैं 2-3 लोगों के पास देसी गाय नहीं है,
सड़क पर जो घूमने वाली उसमें पहचान करके मिक्स गाय ना हो, उसमें फ्रिजियन और जर्सी का मिक्स ना हो। बार बार देखते हुए सीमेन का कभी बाजार से लाते होंगे सीमेन तो मिक्स सीमेन आ जाता होगा, या बात जिस सांड से गाय गाभिन हो रही है वो दूसरा सांड अगर मिक्स वाला हो गया तो उसके कारण हमारी ब्रीड जो है खराब हो जाती है गाय की। तो एक बार पहचान करके कोई भी देसी गाय मिल जाए, अभी अपना 1 बीघे 2 बीघे 10 बीघे के लिए शुरुआत करिए, या जितना धीरे धीरे बढ़ा करके, तो एक देसी गाय का हमको ज़रूरत है, यानी उसको गोबर गौमूत्र के लिए, या हमको बाद में गाभिन होगी तो 2-4 लीटर दूध देगी। अगर खरीद कर लाना चाहते हैं तो खरीद करके भी ला सकते हैं। बाहर से दूध देने वाली गाय दूध दही घी हमारे घर के काम में आएगा और गोबर गौमूत्र हमारी खेती कराएगा। तो निश्चित रूप से हम यहाँ जाने के पहले अगर मन बनाकर जाएंगे, प्राकृतिक खेती हमको करना है, तो प्राकृतिक खेती के लिए गाय की ज़रूरत है। तो गाय के लिए कहाँ से लाएंगे? हमको लगता है घर पहुँचने के पहले अगर हम मन बना लेंगे कि अगले 2-4 दिन में सड़क पर घूमने वाली गाय या अपने परिचित में अपने आसपास से गांव किसी गाय 2-4 लीटर दूध दे रही होगी तो 2-4 हज़ार 10,000 रुपये खरीद करके भी हम उसको ला सकते हैं। तो हमारा जो है उसका जो लागत आएगा खिलाने पिलाने में, उससे ज़्यादा तो हम DAP यूरिया बचा करके निकाल लेंगे। गाय की जो खुराक है उसना दे, और गौ माता जब घर पर रहेगी तो दूध दही घी देगी तो हमारा शरीर का भी पोषण होगा और हमारे बच्चों का भी पोषण होगा। हमको मालूम है जो है कि गाय का दूध हर प्रकार से ज़्यादा उपयोगी है। बच्चों के लिए भी अगर हम गाय का दूध देते हैं तो उसका मेधा भी तेज होगी, दिमाग भी उसका बढ़ेगा। और हम गाय का मट्ठा अगर प्रयोग करते हैं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की पेट की बीमारियों का भी शमन करता है। गाय का दूध अगर हम प्रयोग करेंगे, गाय का घी प्रयोग करेंगे तो उसमें कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है भैंस और जर्सी गाय की अपेक्षा कि हमको उसमें कोई चीज़ नुकसान करने वाली हो। जर्सी गाय का और भैंस की गाय का अगर दूध दही घी लेकिन अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए कुछ न कुछ हानिकारक लंबे समय में दुष्परिणाम देता ही है। लखनऊ के आसपास की हम लोगों ने कई गौशालाओं को प्रेरित किया है। लगभग 10 ऐसी गौशालाएं होंगी जिसमें सब भारतीय नस्ल की गाय हैं। उनका दूध 180 रुपये से लेकर 130 रुपये तक का है, और जर्सी गाय का जो दूध है लखनऊ में वो 40 रुपये और 50 रुपये का है। भैंस का प्योर दूध है बिना पानी का, वो 60 रुपये है। यानी देसी गाय का, और देसी गाय पर काम करने वाले ऐसे काफ़ी लोग हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, जिसमें दूध भी मट्ठा तो जो मट्ठे से निकालते हैं, घी जो है वो मट्ठा ज़्यादा होता है इसलिए मट्ठा उतना उपयोग नहीं होता। जिसको ले जाना होता है निःशुल्क लोग ले जाते हैं। घी उसका महंगा है। घी जो है 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का। बाजार में कोई भी घी बाजार में खरीदेंगे, शुद्धता के नाम पर भी खरीदेंगे तो 500 से लेकर के 1000 रुपये के बीच में कोई भी घी मिल जाएगा, चाहे जर्सी गाय का हो, चाहे देसी गाय का हो, चाहे भैंस का। लेकिन अगर हम दिन भर उसको मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं और सुबह जो है उसको जावन डाल करके जो है दही डालकर जमाते हैं और लकड़ी की मथनी से पुरानी तरीके से मथते हैं तो उसकी उस घी की गुणवत्ता ज़्यादा रहती है। तो वो बाजार में जो है इसमें ज़्यादा रेट पर बिक रहा है। हम लोगों के पास भी ज़्यादा मांग रहती है तो बता देते हैं ये घी इनके पास मिलेगा यहाँ पर। कई लोग औषधीय उपयोग के लिए भी लेते हैं। आज के समय में घर से बाहर निकलते समय अगर 2 अंगुलियों से हम लगा करके नाक में जो है सुर्ख लेते हैं तो दिन भर में जो भी हम विषैला गैसें जाती हैं, ऑक्सीजन जाता है, तमाम संक्रमण जाता है, उससे बचे रह जाएंगे। नाभि में लगा करके या तलोए में गर्म पानी से धो करके पोंछ करके तलों में मसल करके, सीने पर भी हम अजवाइन और सरसों तेल जैसे उपयोग करते थे और उसी तरीके से घी भी मसलते हैं। तो हर प्रकार से गाय का दूध दही घी गोबर गौमूत्र, वो गोबर का रस का पहले प्रयोग बाबूजी जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। गोबर का रस और गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। जब महिलाओं की डिलीवरी होती है तो दर्द ना हो, सामान्य डिलीवरी हो, इसके नाते देसी गाय का ऐसी गाय जो साफ सुथरा हरा चारा भूसा दाना पानी खाती हो और चरने जाती हो, उसका गोबर का रस निकाल लेते थे। 50 ग्राम गोबर का रस 50 ग्राम गौमूत्र एक बार सेवन करने के बाद तुरंत नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारा दादा दादी जो है बाबा ये सब लोग जानते थे, वो उपयोग होता था। आप लोगों की जानकारी में होगा, पहले ऐसे करते थे। गौमूत्र हम लोग सुबह उठ करके गौमूत्र सेवन करते हैं। अगर अपनी गाय के पास में लखनऊ में रहता हूँ, शहर में लेकिन देसी गाय रखता हूँ, अपने गाय गौमूत्र को रोक करके 8 परत साफ सूती कपड़े से छान करके शुरू का और आखिरी का गौमूत्र, उसका जो अगर अपने घर की गाय है उसका जो लेने का तरीका है, शुरू का आखिरी का छोड़ करके बीच वाला जो गौमूत्र हो
उसी का लिया जाता है। जैसे पेशाब करना शुरू किए, थोड़ा सा पेशाब गिर जाए और समापन के पहले भी थोड़ा सा पेशाब, बीच में इसी तरीके से किसी लोटे में रोक करके आप उसको छान लीजिए। परिवार के सब सदस्य जो है, ये छोटे वाले जितना लोटिया है, यानी 50 ग्राम वो ले लीजिए, 50 ग्राम पानी। आप केवल 4 दिन पी करके देखिए, पुराना कब्ज, गैस कब्ज, पुराने कब्ज को हठी कब्ज कहते हैं, पुरानी बीमारियां हैं, वो केवल 3 से 4 दिन में आपको ठीक हो जाएंगी। 1 घंटे के अंदर परिणाम होगा कि उसके बाद हमको दोबारा जो है उसके अंदर इतनी क्षमता है, ताकत है, गर्मी है, दोबारा हमको शौच के लिए जाना पड़ेगा। यानी हमारा पेट जो है, जो 2 साल से हमने विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण जो है शरीर भी संक्रमित हो गया है, विभिन्न प्रकार के गंदगी से भर गया है। हम केवल 4-5 दिन के प्रयास से जो है ताज़ा गौमूत्र कर लेते हैं। बाजार में गौमूत्र का टेबलेट भी उपलब्ध है, गौमूत्र का अर्घ भी उपलब्ध है। इतनी सीसी गौमूत्र का अर्घ लेंगे 400 ml जो है 60 रुपये में मिलेगा। गौमूत्र का टेबलेट ले आएंगे, जैसा हाजमोला वाला टेबलेट आता, वैसे आपको सुबह 2 टेबलेट गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। तो शरीर में जितने विभिन्न प्रकार के ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उससे हम बचे रह सकते हैं। गैस है, कब्ज है, साठा है, गठिया, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। गोबर में इतनी ताकत है, गोबर को अगर हम हाथ में अपने मल लें जो है, मलने के बाद एक्सरे के पास जाएँ तो एक्सरे रेंज है वो बैक हो जाएगी, यानी उसमें उतनी ताकत है। हम लोगों को ध्यान में होगा, माताएं बहनें घर में जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता था, गाय अपने घर को जो है मिट्टी की दीवारें होती बाहर से गोड़ते थे। सूरज की जो हानिकारक किरणें है जो है, अल्ट्रावायलेट किरणें है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो टकरा कर वापस चली जाती हैं। अभी भोपाल में जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिन परिवारों में गाय रहती थी, गाय का कंडा पड़ता था या गाय का हवन होता था, उन परिवारों में उसका जो है आपदा का असर नहीं हुआ था, कम से कम हुआ था। और जगह जगह लोग विकलांग हुए, विभिन्न प्रकार के लंबे समय तक अभी भी उसका दुष्प्रभाव है। तो गाय के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी हमको हर प्रकार से संपन्न बनाएगा, हमको हर प्रकार से निरोगी बनाएगा। अपने यहाँ कहावत भी है, सभी देवी देवता जो है सूर्य के तो नाड़ी गाय के डिल्ले से होकर के निकलती है, जो सूर्य की किरणों को जो है वो जो उसकी लाभदायक किरणें है उसको अवशोषित करके वो सारा तत्व जो है फिर गोबर, गौमूत्र और दूध के माध्यम से बाहर आता है। तो ऐसे सारे प्रकृति की शक्तियों को जो है ईश्वर ने, प्रकृति ने ऐसी ताकत गाय के हाथ में दी है, ऐसी क्षमता प्रदान की है कि सारे ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने अंदर गाय जो है आकर्षित कर लेती है। ये भैंस और जर्सी गाय या एचएफ के गाय के अंदर, विदेशी गाय के अंदर ये क्षमता नहीं है। तो हमारे यहाँ जो गाय को जो है इसी माध्यम से हम गाय रखेंगे तो गाय का भी संरक्षण होगा, और गाय के आसपास रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे तो हर प्रकार से गाय हमको जो है, गौ माता हमको भी सुखी बनाएगी, संपन्न बनाएगी। एक समस्या जो किसान के खेत पर गाय घूम रही है, हमने जो है दूध के आधार पर उसका मूल्यांकन करके छोड़ भी दिया है, तो वो अपने आप हमारे खेत पर बदल जाएगी, हमारे खूंटे पर बदल जाएगी। तो गाय का भी संरक्षण हो जाएगा। उस गाय के संरक्षण के साथ साथ हम अपना भी हित कर लेंगे। इसके नाते हम गौपालन करते हुए अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो निश्चित रूप से सुखी भी होंगे, संपन्न भी होंगे, हमारा पर्यावरण भी बचेगा, हमारी धरती माँ भी बचेगी, हमारा जो पानी का लेवल खत्म हो जा रहा है वो भी बचेगा। हर प्रकार से खुशहाली आएगी। अभी चर्चा आ रही थी कि लोक भारती के द्वारा और कौन से काम हो रहे हैं, सभी लोग पहली बार आए हैं, लोक भारती की गतिविधियों से परिचित नहीं है। 1992 में लोक भारती की स्थापना हुई थी, उसका मुख्यालय लखनऊ में सरस्वती कुंज निराला नगर लखनऊ जो है, एक उसका कैंप कार्यालय भी है हजरतगंज लखनऊ में, महेंद्र सिंह जी गए हैं। तो उसका 1992 के बाद अभी हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षा पर काम, जो विद्यालय ना जाने वाले बच्चे हैं निर्धनता के कारण या फिर जागरूकता के अभाव के कारण स्कूल जाना शुरू किया, उसके बाद छोड़ दिया, उन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया था पहले मलिन बस्तियों में इस प्रकार से, और कई ग्राम विकास से संबंधित स्वरोजगार की गतिविधियाँ गाँव में महिलाओं के, पुरुषों के स्वयं सहायता समूह गठित करके उनकी आय को बढ़ाना, उनको विभिन्न प्रकार के शिक्षण दे करके आय सृजन करना जो है, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से हम लोगों ने काम शुरू किया था। बाद में ध्यान में आया कि शिक्षा क्षेत्र में जो है कई संगठन काम कर रहे हैं, और ये स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में भी दूसरे संगठन जो हम लोगों से विचार के साथ ही काम कर रहे हैं, सहकार भारती है और भी संगठन है, और इसमें भी विद्या भारती और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एक विश्व हिंदू परिषद संगठन है धार्मिक क्षेत्र का, उसका जो है एक एकल अभियान है। तो ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे, जो स्कूल ना जाने वाले बच्चे हैं या जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उस दिशा में भी काम करते थे। तो हम लोगों ने फिर बाद में 2000 से जैविक खेती पर काम शुरू किया। अभी जैसा हमने चर्चा की, जैविक खेती का अनुभव ठीक नहीं रहा, उसका जो आगे का विषय मिला, जैविक खेती से आगे का विषय प्रसंस्कृत रूप सुभाष पालेकर जी से जब संपर्क हुआ तो 2011 से फिर जो है प्राकृतिक खेती जो है अभी 500 से लेकर के 10,000 की संख्या के बीच में सुबह से शाम तक दिन भर 24 घंटे किसान एकत्रित रहता है, पूरी तरीके से अनुशासन के साथ जो है सुबह से शाम तक वो प्रशिक्षण लेता है। अभी हम लोगों को ध्यान में होगा कहीं सरकारी प्रशिक्षण होता है, अगर 100 संख्या भी है तो उसमें विलम्ब से आना, फिर आने के बाद बराबर उसमें कार्यशाला में या प्रशिक्षण में ना रह पाना, बीच बीच में छोड़ करके लोग शंका हमको लगी तो बाहर गए 5 मिनट के लिए तो आधे घंटे भी नहीं आते हैं, फ़ोन आ गया तो फ़ोन से बात करते रह जाते हैं। इसमें सभी किसानों के फ़ोन बंद रहते हैं, या तो जो है आवाज़ बंद रहती है या स्विच बंद रहता है। अगर 10,000 का कार्यक्रम चल रहा है, एक सुई भी गिरेगी तो सुई की आवाज़ आएगी। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ पर उतने लोगों को रहने की व्यवस्था, शौचालय की, भोजन की व्यवस्था हो सके। तो ऐसे शिविरों में जो है कृषि विभाग के प्रमुख सचिव भी रहते हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं अलग अलग राज्यों में। इस विषय पर काम कर रहे सुभाष पालेकर जी को जब भारत सरकार ने इस विषय पर काम करने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, उनके बीच में प्राकृतिक खेती के रूप में जन आंदोलन खड़ा करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया। संयोग से उस समय उनका हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में उनका शिविर चल रहा था किसानों के बीच में। 8,000 किसान थे, 1 सप्ताह का शिविर था। उसी समय चंद्राबाबू नायडू वहाँ मुख्यमंत्री थे, उनको जानकारी हुई कोई ऐसा किसान है जो किसानों के बीच में काम करता है जीरो बजट खेती पर। उस समय इसका नाम जीरो बजट खेती था। उन्होंने उसी दिन उनकी कैबिनेट की बैठक थी, पूरी कैबिनेट की बैठक समाप्त करके और वहाँ उनके उसमें गए कि ऐसे इतना बड़ा किसान जिसको पद्मश्री का पुरस्कार जो है घोषित हुआ है, तो वहाँ जा करके शिविर में उन्होंने पूरा विषय सुना जो है बैठ करके दिन भर के। सुनने के बाद वो मंच से उन्होंने घोषणा की यहाँ आंध्र प्रदेश की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और जीरो बजट प्राकृतिक कृषि पर एक विश्वविद्यालय बनाएगी हैदराबाद में। उसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए और उसके लिए जो आवश्यक जमीन थी उसका उसी समय घोषणा की और सुभाष पालेकर जी को उसका कुलपति नियुक्त किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जो तकनीकी सहयोग है तब से लेकर अब तक पालेकर जी देते रहते हैं। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र एक स्थान है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में हम लोगों ने 2015 में एक प्राकृतिक खेती का शिविर किया था। वहाँ आर्य समाज का एक गुरुकुल था, विद्यालय पर था और वहाँ खेती भी होती थी। उसके प्रिंसिपल थे आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने वो खुद भी बैठे रहे, उनके यहाँ जो खेती पर काम देखते थे उस प्रशिक्षण में वो सब सारे लोग उपस्थित थे। और उस 5 दिन का प्रशिक्षण, 5 दिन के प्रशिक्षण के बाद आचार्य देवव्रत ने पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती, DAP यूरिया छोड़ करके प्राकृतिक खेती करना शुरू किया और वो सफल होने लगे, मेहनत से उन्होंने किया। उसी बीच में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बन गए। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सुभाष पालेकर जी को बुला करके 2 कृषि विश्वविद्यालय है, सारे MSc AG, BSc AG और PhD कर रहे विद्यार्थियों को, प्रोफेसर को और किसानों को बुला करके 1.5 वर्ष के अंदर 4 प्रशिक्षण शिविर किया। और वहाँ पर प्रदेश सरकार ने तय कर लिया कि अगले 5 वर्षों में 100% किसानों को जो है हम इससे आच्छादित कर लेंगे। जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर जो है पूरा किसान जो है अभी मात्र 2 वर्षों में वहाँ पर 2 लाख किसान जो है मॉडल हैं। 21 बार 22 बार सेब की बागानों पर और पेस्टिसाइड छिड़का जाता था। आज जा कर के देखेंगे वही सेब बिल्कुल तोड़ लाएंगे बाजार से, 10 दिन रखे रहेंगे, कोई सेब सड़ता नहीं है। इसी प्रकार से गुजरात फिर वो चले गए। गुजरात में अब गांव-गांव में जो है एक साथ प्रशिक्षण अभी हुआ था, एक साथ जो है 12 लाख लोगों ने प्रशिक्षण में भाग लिया था। हर ग्राम पंचायतों में LED लगी थी, ग्राम सभा के इकट्ठे बैठते थे, सुभाष पालेकर जी, आचार्य देवव्रत जी का प्रशिक्षण होता था। अभी जब से कोविड का संक्रमण आया तब से वो स्थिति अब नहीं रही, लेकिन उसके पहले इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल की राज्य सरकारों ने वहाँ पर जो भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का जैविक खेती पर पैसा जाता था पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती पर कन्वर्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फरवरी 2020 में
चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला की थी। वो कार्यशाला एक चिन्हित लोगों की थी जो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लेकर बलिया तक जो गंगा वाले 27 जिले थे, उन 27 जिलों के 1038 गाँव पड़ते हैं दोनों तटवर्ती क्षेत्रों में। 1038 गाँव के किसानों को हर गाँव से चुन करके एक एक किसान को बुलाया था प्रगतिशील। उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, हम लोग भी थे और आचार्य देवव्रत भी थे। उड़ीसा पशुपालन कृषि और उद्यान विभाग के मंत्री भी थे उत्तर प्रदेश सरकार के। तो दिन भर का प्रशिक्षण चला था। एक सत्र में ये लोग थे मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री, दूसरे सत्र में हम लोग तकनीकी अपने आधार पर कैसे जीवामृत बनाते हैं, कैसे अपने बीज शोधन के लिए बीजामृत का बनाते हैं, कैसे जब हम DAP का प्रयोग करते हैं उसके लिए जो है या अपनी कंपोस्ट खाद जो गोबर की खाद पहले से हम डालते रहे उसके विकल्प के रूप में हम कैसे घन जीवामृत बनाते हैं। तो उसका तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षण और कुछ जो किसान कर रहे थे उन किसानों ने अपना अनुभव भी बताया। तो आजमगढ़ जिला गंगा से नहीं संबंधित था, इसलिए आजमगढ़ जिले के लोग उसमें नहीं थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार का पहला प्रयास था नमाम गंगे के तहत जो है कि वो 2022 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला प्रयास शुरू किया। प्रधानमंत्री जी नमाम गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा से संबंधित 5 राज्य हैं, उसके 80 जिले हैं। इन 80 जिलों में गंगा के दोनों तटवर्ती क्षेत्रों में गाँव में ये योजना लागू की है भारत सरकार ने बहुत पहले से। तो उसी की दिशा में उत्तर प्रदेश ने उसके क्रियान्वयन के लिए वहाँ पर एक प्रशिक्षण लग रखा था और एक गंगा यात्रा 5 दिन की हुई थी 2 वर्ष पहले फरवरी में ही आप लोग संज्ञान हो। उस गंगा यात्रा में जो है जब यात्रा जा रही थी तो सभी गाँव में इस प्रकार का प्रशिक्षण हुआ था। वो प्रशिक्षण लोग आर्थिक के साथ जुड़कर जो किसान कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, उन 27 जिलों में प्रशिक्षण हुआ था। दूसरा प्रयास प्रदेश सरकार का प्रदेश में 10 जो है अलग अलग प्राकृतिक जो अलग अलग मौसम के अनुसार उन्होंने जोन निर्धारित किए हैं, क्लाइमेटिक जोन। उन 10 जिलों में जो उनका कृषि फार्म है जिसमें से एक आजमगढ़ का भी है। आजमगढ़ में महेंद्र सिंह जी वहाँ जाकर के प्राकृतिक खेती करा रहे हैं पिछले 1 वर्ष से। तो ऐसे आजमगढ़, बनारस, बाराबंकी, हरदोई, झांसी, आगरा, अलीगढ़, मथुरा ऐसे जिलों में जो है यहाँ पर जाकर के एक एक किसान वहाँ इन फार्मों के साथ जो DD रिसर्च हैं निदेशक स्रोत उनके साथ सामंजस्य बना करके वहाँ केवीके में और शोध केंद्र में 1-1 एकड़ खेत देख सकते हैं। यहाँ में इस समय जीवामृत स्प्रे होने वाला है, 1-2 दिन बनवा के आया हमने केवीके में और शोध केंद्र में। आप यहीं देख सकते हैं उस फसल को, या आज ही मेरे साथ चलेंगे तो KVK में एल्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो आपके फार्म पे आना ज़्यादा बेटर है। नहीं, अगर यहीं पे देख लें कि हाँ यहाँ कार्यक्रम सब चीज हो रहा है तो यहाँ अभी उसमें जो हुआ जो 200 केंद्रों पर काम किया, जैसे पिछले वर्ष गेहूँ रबी फसल से उन्होंने शुरू किया, लेकिन रबी फसल में वो हरा वाला पत्र दीजिएगा, रबी फसल में उन्होंने शुरू करते समय जो है कृषि विभाग ने उसमें एक पत्र उसमें 200 जगहों पर जो है आप लोगों को जैसे गांव में हर न्याय पंचायत में एक तकनीकी सहायक होता है, तो ये जो रिसर्च फार्म है उसमें भी सब जगह एक तकनीकी सहायक है और ये डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च की नियुक्ति हुई है। तो वो लोग देखभाल करते हैं। तो पिछले वर्ष जब शुरू होना था उस समय कोविड भी था और हम लोगों के साथ उनको बैठना था, तो उन्होंने कृषि विभाग ने उनके डायरेक्टर ने या जो अपर निदेशक लखनऊ में है जो इस फार्मों को देख रहे थे, उन्होंने ये लोक भारती के द्वारा ये प्रकाशित जो है ये जो हमने बातें अभी की है आप लोगों से, इसमें संक्षिप्त है, अभी ज़्यादा समय आपको मिलेगा। अभी इसमें जो लिखी गई बातें हैं ये सबको सर्कुलेट कर दी थी, इसको पढ़ करके। अब उसमें ज़रूरी रहता है कि इसमें अगर हम हाइब्रिड बीज डालेंगे, DAP यूरिया नहीं डालेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा। वो उसकी संरचना इसी प्रकार से लैब में है कि वो उसमें DAP यूरिया डालना ही है। इसमें देसी बीज पड़ेगा, सह फसली नहीं डालेंगे तब भी उत्पादन पर, हम बेड पर अगर फसल नहीं लगाएंगे तब भी नहीं होगा। तो उन्होंने केवल जीवामृत का भी प्रयोग नहीं किया। इस कारण जैसा आपने बताया यहाँ पर ना कि वो अभी वो यहाँ पर भी पालन नहीं हुआ, उसको अभी व्यवस्थित कराना है। अभी यहाँ पर जिले में जो है एक दिन मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, CDO, उप निदेशक कृषि, जिला गन्ना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी और
कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों का एक प्रशिक्षण होना था, जो है व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण के बाद वो करेंगे तो ज़्यादा। और इनके जितने कर्मचारी हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, गन्ना पर्यवेक्षक से लेकर के आपके ATM, BTM, ADO, AG सारे लोगों को जो है, लेकिन अब इधर चुनाव भी आ गया, कोरोना का भी संक्रमण आ गया। हमने आप लोगों को भेजा भी था यहाँ, उससे संबंधित जो जिला, आप लोग जिलाधिकारी से भी मिले थे, कमिश्नर से भी मिले थे, यहाँ के नोडल अफसर हैं के रविंद्र नायक जी, कृषि विभाग के अधिकारियों से भी। वो लोग धीरे धीरे अब इस स्थिति में है कि सबको इकट्ठा करके वो स्वयं भी कृषि विभाग, गन्ना विभाग और उद्यान विभाग, क्योंकि कृषि से संबंधित विभाग यही हैं जो औद्यानिक फसलें हैं, सब्जियां हैं और फलदार फसलें हैं, केला है आपका और भी हल्दी है, तो वो उद्यान विभाग के अंतर्गत आ जाएगा। मसूर भी आप लगाएंगे तो कृषि विभाग की जगह पर वो उद्यान विभाग में जाएगा। गन्ना है ये एक प्रमुख फसल, उसके लिए गन्ना विभाग काम करता है। इसके शासन में जितने प्रमुख सचिव हैं उनके साथ भी समय समय पर बैठना हुआ है। प्रदेश सरकार की और इन सभी विभागों की नीति है कि हम रासायनिक खेती छोड़ करके प्राकृतिक खेती पर अपनी फसल को लाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है जो इससे संबंधित विभाग है उनका पहले प्रशिक्षण हो, इस विषय की जानकारी जो यहाँ चर्चा हो रही है उनको व्यवस्थित तरीके से हो, उनको प्रैक्टिकल हो। आप लोग भी प्रैक्टिकल कभी जब जाएंगे आपके खेत पर या भी यहाँ बगल में 5 मिनट के लिए समय रहेगा तो हम लोग देखेंगे बाबा जी करते हैं कैसे 200 लीटर के ड्रम में 1 एकड़ खेत के लिए 200 लीटर देसी गाय का, 200 लीटर पानी, 10 किलो गौमूत्र, 10 किलो देसी गाय का गोबर, 1.5 किलो लगभग गुड़, 1.5 किलो बेसन, 100 ग्राम मिट्टी जिसमें सूख जुआड़ उपलब्ध हो, और 180 200 के बजाय अगर 220 लीटर का ड्रम है तो 200 लीटर पानी लेके, 200 लीटर का ड्रम है तो 180 लीटर पानी उसमें घोल करके अच्छी तरीके से मिला देते हैं। सुबह शाम उसको घड़ी की सुई की दिशा में चलाते हैं, जूट की बोरी से ढक देते हैं। 3 दिन में जीवामृत तैयार हो जाता है। इसको खड़ी फसल में 20 गुना पानी मिलाकर 15 से 20 गुना स्प्रे करके छान करके छिड़काव कर देते हैं और नालियों में सिंचाई के माध्यम से उसको पानी के साथ दे देते हैं। घन जीवामृत अंतिम बुआई के समय या खेत की तैयारी के समय देते हैं। बीजामृत जो है बीज की बुआई के समय हम उसको बीज को शोधित करते हैं। धान है, गेहूँ है तो उसमें लगा लेते हैं। और अगर हमारे पास बीमारियां लगती हैं तो 10 बर्डी अर्क है, नीम से नीमास्त्र बनाते हैं, नीम और गौमूत्र से। ऐसे हर प्रकार के उपाय हैं। सामान्य रूप से जब हम ये खेती करते हैं तो बीमारियां कम लगती हैं, लेकिन पहले अब प्रारंभ कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत बीमारियां लगेंगी जो है तो उसका निराकरण हम जो है ऐसे प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रक बना करके करते हैं। और कीट नियंत्रक में जितनी सामग्री की जरूरत है हमारे गाँव में सब उपलब्ध है। गोबर गौमूत्र से हम जीवामृत बीजामृत बना रहे हैं। उसके साथ पेड़ पौधों की पत्तियां, नीम है, धतूरा है, मदार है, अकौआ है, बेहया है, शरीफा है, ऐसे कई पत्तियां हैं। वहाँ पर भटकोइया है, अपने भटवासी जिसको कहते होंगे, और गांव में और ऐसे कई पत्तियां हैं जो है इस पत्रक में अभी आपको मिलेगा जिसमें सब लिखा हुआ है। तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं प्राकृतिक खेती जो है। आप लोगों के बीच में जो है प्रश्न है जो है उसको। दूसरी बात अभी अधूरी रह गई, लोक भारती की चर्चा हो रही थी। लोक भारती प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण को संरक्षण पर भी काम कर रही है। हमारी नदियाँ, हमारे कुएं, तालाब, पोखरे कैसे जो है संरक्षित रहें। जब वो नहीं सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं सुरक्षित रहेगा। हमने देखा होगा जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ जहाँ जल स्रोत हैं, जीवन की सभ्यता वहीं गई, वहीं पर जो है मानव जीवन है। जो नदी जहाँ पर है, किसी ने हर नदी के जो है पर कोई न कोई सहारा बसा हुआ है। हम तालाब पोखरे सुरक्षित रहेंगे तो हमारा नीचे का भूगर्भ जल सुरक्षित रहेगा, कुआं सुरक्षित रहेगा तो भूगर्भ जल। देख रहे होंगे जो हम नल लगाते थे देसी वाला अपना हाथ से चलाने वाला नल अब काम नहीं करता है क्योंकि हमारा भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। सरकारी नल और वो पीने लायक पानी भी नहीं रह गया। तो पानी कैसे बचा रहे, हमारी हवा कैसे प्रदूषण से बची रहे, हमारा जल कैसे प्रदूषित होने से बचा रहे, स्वच्छ जल कैसे मिले, स्वच्छ हवा कैसे मिले, जमीन कैसे स्वच्छ बची रहे, पेड़ पौधे कैसे जो है अधिक से अधिक संख्या में हमारे बीच में बचे रहे। जिससे कारण अभी कोविड आया तो हम ऑक्सीजन तलाशते रहे। अगर हमारे पास चारों तरफ पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, अशोक, आंवला ऐसे ढेर सारे जो पर्यावरण के अनुकूल पेड़ है वो बचे रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन भी फ्री मिलेगी और ढेर सारे पशु पक्षियों का आश्रय भी जो है। अब हमारे जंगली जानवर जंगल कम है, वहाँ खाने को उनको नहीं मिलता, इसलिए शहर की तरफ आ रहे हैं। हमारे बंदर जो नुकसान कर रहे हैं आकर के, हमारा फसल नुकसान कर रहे हैं या फिर सब्जियां नुकसान कर रहे हैं। पेड़ों पर पहले रहता था जंगल में, उनको आश्रय मिलता था, वहाँ से उनको गूलर है, गूलर को ढेर सारे कीड़े मकोड़े खा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो इस कारण उसके फल से जो है एक तरह से हम लोगों ने पूरा अभियान छेड़ा हुआ है 1 महीने का, हरियाली तीज का। तो उसमें
हरशंकरी एक साथ पीपल बरगद पाकड़ लगाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रतीक के रूप में। अभी आजमगढ़ में आए थे, हम लोगों ने चर्चा की थी, जो है मुख्यमंत्री जी ने भी अभी इस पर जो है वन मंत्री जी ने भी पंचपल्लव और हरशंकरी लगाया। आजमगढ़ में अभी गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने पीपल बरगद पाकड़ का पेड़ लगाया। तो कई वर्षों के प्रयास के बाद जो है अब ये ब्रांड नेम हो गया हरशंकरी, पंचपल्लव, पंचवटी। पंचवटी भगवान राम के समय के पेड़ हैं। पंचपल्लव हम जो है कोई भी धार्मिक काम करते हैं, शादी पूजा भागवत कथा में करते हैं, तो पंचपल्लव के प्रतीक रूप में केवल आम का पल्लव रख करके पत्तियां रख कर उसकी श्री कर लेते हैं। वो जो पांचों पेड़ थे वो पांचों जल स्रोत को जो है संरक्षित करते थे। नीचे से जल स्रोत जो है वो पत्तियों में आकर के वो हमको जो है ऑक्सीजन भी देता था, खड़ा भी रहता था और वर्षा जल का संचयन करके भूगर्भ जल में मिला देता था। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती हम जब करते हैं इसमें पानी इसलिए भी कम जरूरत पड़ती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जमीन के ऊपर काम करता है और हम इसमें जो है नीचे जो है केशाकर्षण शक्ति काम करती है। जैसे ही हम प्राकृतिक खेती करना शुरू करेंगे जो वैसे ही तुरंत ढेर सारे जो है अनुकूल स्थिति पाकर के खेत में ऐसा माहौल बनेगा कि देसी केंचुए जो मिट्टी वाले हैं हमारे अपने आप जमीन में आ जाते हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो 24 घंटे छेद करते रहते हैं। कुछ केंचुआ 5 मीटर तक जाते हैं, कुछ 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर तक जाते रहते हैं। और उसकी एक विशेषता है जो है नीचे जो जमीन की उर्वरा शक्ति की मात्रा ज़्यादा रहती है वो खा करके लाकर ऊपर मल त्याग करता है, तो जो पोषक तत्व कम रहता है जमीन में ऊपर जो है उस पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। तो केंचुआ फ्री में जुताई भी करता है और हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। और ऊपर नीचे बार बार जुताई करने के कारण वो जमीन मुलायम हो जाती है। जब केंचुआ जाता है तो उसके ऊपरी जो पीठ से जो है सतह से एक तत्व छोड़ता जाता है, वो उस तत्व के कारण पूरे जमीन की जो है लिपाई होती जाती है, जमीन वो मुलायम हो जाती है और एक सुराग भी बन जाता है। जैसे पानी बरसता है इसके नाते नीचे पूरा चला जाता है और नीचे जाता है। जब कभी हमने सिंचाई नहीं की हम अपने भूमि की और हमने अपनी फसल लगा करके जो हमारा पुआल है, गन्ने की पत्तियां हैं, इसका जो है धान का परकोसा है उस पर बिछा देते हैं तो ऊपर से नमी को भी संरक्षित करता है। और ज़रूरत पड़ने पर अगर हमारी किसी भी फसल की जड़ को नमी ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी जड़ नीचे से जा करके 10 फीट नीचे जा करके वो पानी अपने आप धीरे से रिस करके केशाकर्षण शक्ति से वो हमारे ज़मीन में इतनी ज़्यादा मुलायम हो जाएगा, 2 मिट्टी कणों के बीच में इतनी ज़्यादा जगह हो जाती है कि केशाकर्षण शक्ति से हो जाकर के पानी वो हमारे ज़मीन के ऊपरी सतह तक हमारी किसी भी फसल को जो है पानी की ज़रूरत नहीं है। हमको अज्ञानता है या जानकारी ना होने कारण हम लोग सिंचाई करते हैं। इसमें प्राकृतिक खेती में 2 मिट्टी कणों के बीच में केवल नमी और ऑक्सीजन चाहिए, यानी हवा चाहिए उसको और थोड़ी सी नमी चाहिए, यानी नमी जमीन हमारी पूरी तरीके से सूखे ना रहा, उसमें ओत जो है आर्द्रता और नमी बनी रहे उतना ज़रूरत है। तो इसमें फसल की सिंचाई करते भी नहीं हैं। अभी इतने कम समय में हम लोग 1 घंटे के लिए बैठे हैं, इतने कम समय में पूरी बात नहीं, 6-6 दिन का पूरा प्रशिक्षण होता है। फिर कभी आप लोग यहाँ जब बैठेंगे चुने हुए किसानों का मौसम ठीक हो जाएगा तो सारी बातें जो है जितनी बातें मैंने कही है वो सारी बातों को उस प्रकार की खेती करते हैं। महेंद्र सिंह जी ने भी पालेकर जी से प्रशिक्षण लिया है, हम लोगों ने भी जो कुछ सीखा है डॉक्टर सुभाष पालेकर जी से भी सीखा है। इस विषय पर खेती करने के नाते उत्तर प्रदेश कि राज्यपाल ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय अयोध्या में है, उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी सुभाष पालेकर जी को दी है। 2 साल पहले हम लोग उनको लेकर गए थे तो विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, तो बिना पीएचडी और डॉक्टरेट डिग्री को कृषि क्षेत्र में इस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए वो अपने आप में कृषि वैज्ञानिक, जो खेती करता है वही वैज्ञानिक है। तो अब स्थिति आई है पिछले 50 वर्षों में, आज़ादी के बाद जो है 75 वर्षों में, कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के या कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं या कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो आकर हमको बताते थे, आपको बताते थे कि खेती कैसे किया जाए। लैब में इतने टेस्ट होते थे, कृषि विज्ञान केंद्र इतना काम करता है, तो इतने साइंटिस्ट हैं रख करके लाखों रुपए वेतन मिलता है, लेकिन वो हम तक कोई जानकारी पहुँचती नहीं थी। हमको वही आकर के बताते थे, हम जानते थे जो बता रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब परिस्थिति दूसरी आई है, हमारे किसान जो आप लोग बैठे हुए हैं, महेंद्र सिंह या हम लोग जा करके अभी 19 और 20 तारीख को अभी जो बीत गया कल और परसों, अभी लखनऊ में रहमान खेड़ा कृषि विभाग का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर 35 जिलों के जो है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और विभागों के अधिकारियों को हम लोगों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना था। कोविड के कारण अभी वो टाल दिया गया जो है।
ऐसे 35 हुआ और एक प्राकृतिक किसान को आना था। 35 जिलों में अभी प्रदेश सरकार ने प्राथमिक तौर पर प्राकृतिक कृषि की योजना लागू की है। अगले चरण में और अब तो सारे जिलों में जो शेष जिले बचे थे, अभी प्रधानमंत्री जी ने 16 तारीख को इसको अंगीकार करने की घोषणा की है। आप लोगों ने भी टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप लोगों को भी जानकारी मिली होगी। 1.5 महीने पहले जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे अंदर तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, कुछ कमियां होंगी, जिसके कारण हम किसानों को अपनी बात समझा नहीं पाए। जो कृषि कानून उन्होंने लागू किया था निश्चित रूप से किसानों के हितैषी था। हम लोगों ने पूरे किसान ने तीनों बिल पढ़े हैं, उसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं था कि किसानों के लिए नुकसानदायक हो। लेकिन फिर आप गूगल खोलेंगे, कृषि बिल को आप करेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन फिर भी जिस भी कारण से विरोध हो रहा है, कुछ तथाकथित किसान नेता विरोध किए, उन्होंने कहा हम इसको वापस करते हैं। लेकिन वापस करने के साथ ही हम एक नया कृषि क्षेत्र में प्रयोग जो है इसको करेंगे, जिससे कारण किसानों की आय दुगनी होगी। जीरो बजट प्राकृतिक खेती को लागू करने के लिए केंद्र सरकार जो है एक उच्च स्तरीय समिति गठन करेगी और उसके सुझाव के आधार पर पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती को लागू किया जाएगा। उसके बाद ही 1 महीने के अंदर ही 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने 4.5 करोड़ किसानों की उपस्थिति में 16 दिसंबर को प्राकृतिक खेती पर इस विषय पर एक कार्यशाला हुई थी। हम लोग उसमें जाने वाले भी थे, आप लोग भी जाने वाले थे। उसकी तैयारी हम लोग बनारस में रहकर कर रहे थे। तो उसको बनारस में वो कार्यक्रम होने वाला था प्राकृतिक खेती पर। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी रहने वाले थे। तो वो कार्यक्रम भी भौतिक रूप से जो हुआ, जो संपन्न हुआ, उसके साथ साथ सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर, कृषि विज्ञान केंद्रों पर, मंडियों में जो है और KVK में उसका सीधा प्रसारण हुआ था। ऐसे 9,500 स्थानों पर पूरे देश भर में, उसमें से 4.5 करोड़ लोगों ने सुना जो है। प्रधानमंत्री ने भी पूरे व्यवस्थित तरीके से उसके लाभ बताते हुए, और आचार्य देवव्रत जी ने भी कैसे इसके पानी की बचत होती है, कैसे इसमें उपज नहीं कम होती है, कैसे हमारा जो है जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रह जाती है, सारे साइंटिस्ट भी उपस्थित थे। तो इस प्रकार से जो 35 जिलों में प्राकृतिक कृषि योजना लागू थी, अब वो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कर दी गई है। आप लोग चाहेंगे तो अभी निराश्रित गाय की एक समस्या है, तो अगर गौशाला से गाय लेते हैं तो 900 रुपये आपके खाते में मिल भी सकता है। यानी हम जो है अगर गौशाला से कोई गाय अच्छी देख करके जो क्रॉस मिक्स ना हो लाते हैं तो हम 900 रुपये हमारे खाते में हर महीने हम ले भी सकते हैं। डिटेल उसी समय अकाउंट का और फॉर्म भरा जाएगा तो उसको। लेकिन हम अपनी खेती करने के लिए कोई भी एक गाय ला करके कहीं से भी उसको शुरुआत करें जो है, तो निश्चित रूप से हम हर प्रकार से जो है सही दिशा में जो आज उद्देश्य हम लोग बैठे हैं उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल होंगे। थोड़ी देर के लिए आएंगे भी अपनी कुछ बात जो है यहाँ होगी, तो 5 मिनट में चर्चा करते हुए जो है हमारी नेक्स्ट मीटिंग में 1 बजे हम लोग मिले ईडी हाउस में। मैं चाह रहा था कि संक्षिप्त में केवल 1-1 मिनट में हम लोग अपनी बातें कर लें, है ना। ज़्यादा बात करेंगे तो फिर अभी थोड़ा सा वो अगले वो लोग इंतजार कर रहे हैं, आगे की 2 मीटिंग अधिकारी हैं। हाँ, तो आप 1 मिनट में, वैसे तो सारी चीज़ें सबने कवर कर दी है। हाँ, आप 1 मिनट में थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय जिनके बारे में देखिए, प्राकृतिक खेती हमको प्रकृति से जोड़ना है। जितना हम प्रकृति के नज़दीक चलते चले जाएंगे उतना ही हमारा जीवन सुखमय बनेगा। प्राकृतिक खेती क्या है? जो प्रकृति के अस्तित्व में है, जो प्रकृति के अस्तित्व में है वही प्राकृतिक खेती है। तो जितना भी प्रकृति के अस्तित्व में हमको संसाधन मिले हैं, उस संसाधन के माध्यम से हम अपनी इस खेती को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रकृति माने ईश्वर। ईश्वर ने हमको 4 माताओं में एक गौ माता दिया है। हम उसी गौ माता को, देसी गौ माता को लेते हैं। ये हमारे वेद पुराण शास्त्र में और भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी ये सब रहते थे और वो पालते थे। तो उसी गौ माता को एक संसाधन जो हमको ईश्वर ने दिया, प्रकृति ने दिया है, उसी गौ माता के हमको गोबर से, गोमूत्र से ये अपनी खेती आगे बढ़ानी है। तो हमको एक देसी गाय लाना है। एक देसी गाय के केवल 10 किलो गोबर, ये 30-40 एकड़ खेती कैसे हो जा रही है? एक देसी गाय से 30 एकड़। तो सबसे पहले हम जो है
देसी गाय लाएंगे और देसी गाय का केवल 10 किलो गोबर हमको एक दिन का चाहिए। तब तक आप कुछ बोल दो, मिनट के लिए जो कुछ बातें करनी हो आप कर लें। 1 मिनट के लिए मैं 1 मिनट मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ गांव में हम लोगों ने प्रयास किया है कि लोग एक गाय से खेती कैसे शुरू करें। तो वह जो गोबर और गोमूत्र हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम कैसे घर जीवामृत बना रहे हैं, कैसे हम जीवामृत बनाएंगे, वह खेत में उपलब्ध है या दिखवा देना। और हम लोग चल तो एक बार देखते हैं कि कैसे घर जीवामृत बनाया जा रहा है और कैसे बनाया, हमें प्रैक्टिकल लाना है। प्रैक्टिकली हम लोग कैसे कर सकेंगे वो हमें देखना है। वो हमारा प्रयास हमने डेवलप किया है और इसी सत्र में हम उसका उपयोग करेंगे। तो आप उसको देखें कि हम कैसे बना रहे हैं और कैसे आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, परिश्रम तो थोड़ा है। अब एक गाय के गोबर और मूत्र से हम 30 एकड़ खेत कैसे कर सकते हैं, इसकी बात केवल यह है कि हम उसको बराबर हमें घर जीवामृत और जीवामृत बनाना रहता होगा, बनाते रहना होगा। प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। तो हम एक गाय से 30 एकड़ हम जो घन जीवामृत बनाएंगे उसको सूख जाने के बाद जैसे हम यूरिया छींटते हैं वैसे यूरिया से उसे छींटेंगे और वह हम 1 क्विंटल हम एक बार बनाते हैं, उसको हम बोरे में भर के रखेंगे और जब जरूरत होगी तब छींटेंगे। वैसे ही हम जीवामृत बनाएंगे। जीवामृत हम 3-4 दिन के भीतर हमको यूज कर लेना पड़ेगा, नहीं खराब हो जाता है। जीवामृत बनेगा आपके गौमूत्र से। गौमूत्र में जो गोबर, गौमूत्र और 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़ डाल के हमको जीवामृत बनाएंगे। तो जीवामृत जो हम छिड़काव करेंगे, जो हम छिड़काव करते रहे और किलो का, उससे हमारी चीज़ें सारी नष्ट होंगी। ये काम हमने शुरू किया है और आप लोगों से यह निवेदन है मेरा कि आप लोग एक देसी गाय पालें और उस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उस कार्यक्रम को देखें भाई, यूरिया क्योंकि हम लोग यूज करते आए हैं, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आप देखेंगे 20 से 25% तक आपकी खेत की उपज बढ़ जाती है और आपको शुद्ध मिलता है सब कुछ। आप जो जहर खा रहे हैं, हम लोग जो जहर खा रहे हैं, वो जहर खत्म होगा। देसी का संपर्क एक ही देसी गाय से। देखिए बाबा का कहने का मतलब है आप करिए, बस बातें तो हम लोग कर ही रहे। हाँ, अब करिए प्रैक्टिकल। शुरू नहीं करेंगे तो नहीं हो, शुरू करिए और लग के करिए, देखो सब कुछ संभव है। आपने शुरू किया है, आप कभी दिखाते हैं, चल के दिखाते हैं। और अगर किसी को ड्रम चाहिए होगा तो बस 2 मिनट 5 मिनट काम कर देता हूँ मैं। तो आपको एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती कैसे हो जाती है। कोई भी देसी गाय एक दिन रात मिला के 10 किलो से 12 किलो गोबर देती है। तो आपको एक ही दिन का गोबर चाहिए। 10 किलो गोबर से 1 एकड़ खाद जो है लिक्विड बन जाता है। तो आप एक दिन का गोबर ले लीजिए। तो अगर हम एक दिन का गोबर से हमारा 1 एकड़ की खाद बनती है तो हम डेली बनावे जीवामृत तो अपना 25-30 एकड़ चाहे जितना कर सकते हैं। घन जीवामृत जो सूखी खाद बनाते हैं उसको हम बना के इकट्ठा कर लेते हैं, वो साल भर चलती है। तो लिक्विड वाली ये जीवामृत बनाने के लिए हमको 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र और 1 से 1.5 किलो बेसन, 1 से 1.5 किलो गुड़ और थोड़ी सी जीवांश युक्त मिट्टी पीपल के पेड़ के नीचे की या बट के पेड़ के नीचे की या वहाँ की जीवांश युक्त मिट्टी जहाँ कभी भी रासायनिक खाद न पहुँची। आप 250 लीटर ड्रम ले लीजिए और उसमें डाल के पानी भर दीजिए और ये सारा सामान डाल दीजिए उसमें। और डालने के बाद बाएं से दाएं क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, सुबह शाम घुमाते रहिए। उसको चट वाले बोरे से ढक दीजिए और ये 3 दिन में 4 दिन में एकदम कंप्लीट खूब गम महक आने लगती है, उसमें तैयार हो जाती है। अब उसको आपको प्रयोग करना है तो आप सिंचाई के माध्यम से दे दीजिए। कोई पुराना पेड़ आपका बाग बगीचे में या और करना चाहता है तो 1 से 2 लीटर उसको दीजिए हर महीने में और उसको जो है स्प्रे करते रहिए, फल से लग जाएगा। और उसके बाद जो है गेहूँ सिंचाई करना तो सिंचाई करिए, धान में चाहे जो सिंचाई करना है करिए। और इसका हर 20 दिन के बाद छान करके स्प्रे करिए। पहले बार में 5 लीटर, दूसरे बार में 10 लीटर, 200 लीटर पानी मिला के 1 एकड़ में। और तीसरी बार में 15 लीटर जीवामृत, चौथी बार में 5 लीटर और प्लस जो है 5 लीटर उसमें खट्टी छाछ मिला के कर दीजिए। बहुत बढ़िया आपकी फसल आ जाएगी।
फसल पहली ही साल अगर आपने मानक में कर लिया तो कभी भी फसल रासायनिक से कम नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर आपने कर दिया पहली ही साल रासायनिक से ज़्यादा हो जाएगी, ये मैंने करके देखा है। घन जीवामृत में आप 1 कुंटल गोबर ले लीजिए, 10 लीटर गौमूत्र उसमें डाल दीजिए, उसके बाद 1 से 1.5 किलो गुड़, 1 से 1.5 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी डाल के उसको ऐसे थोड़ा सा उसको बेड टाइप बना दीजिए, उसी सब डाल के हलवा तरीके मिला दीजिए पाउडर से, उसको ढक दीजिए 48 घंटे। 48 घंटे के चट वाले बोरे से, प्लास्टिक से नहीं, उसको ढक दीजिए। ढकने के बाद जो है उसको 48 घंटे के बाद आज मिलाते रहिए, पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। उसके बाद घूर में से भी जहाँ आप खाद निकाल के सुखा के बना लीजिए वैसा पतला मिला के आप मारिए 1 एकड़ में। 1 कुंटल खाद आपकी जो है 5 टाली खाद के बराबर हो जाएगी। इतना पावर इसमें बढ़ जाता है। क्यों? सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या तो हम लोग बढ़ा रहे हैं जमीन में और कुछ नहीं कर रहे हैं। जितनी हम सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा ह्यूमस की निर्मित होगी और उतनी ही ज़्यादा हमारी फसल बलवान होगी, उतनी ज़्यादा ही जबरदस्त हमारी पैदावार होगी और उतनी वो फसल में आएगी, फसल उत्पाद में आएगी, उसको हम खाएंगे, हमारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो इसमें और भी कीटनाशक भी हैं, सारी चीज़ें हैं। समय कम है और कभी बाबा हमारा प्रशिक्षण लगवाएंगे तो मैं आप लोगों को पूरे दिन ये चीज़ें दिखाऊंगा। सर ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कीटनाशक आपने यूज किया इसका प्राकृतिक कीटनाशक आप इसमें मिल जाएगा। सर अभी वो समय कम है, भोजन के समय हम लोग अनौपचारिक बातचीत कर लेंगे। तो जो है अगर थोड़ा सा ये क्लोजिंग हम लोग करेंगे तो मैं चाहूँगा कि इस पूरे सभा की क्लोजिंग जो है ना प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी जी धन्यवाद से प्लीज कैमरे से आगे प्लीज। आज आदरणीय श्री के चौधरी जी का जो आपने भाषण सुना, इससे सारी जानकारी आप लोगों को हो गई है। आदरणीय बाबा जी के संरक्षण में हम लोग जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं उसी कड़ी में ये प्रशिक्षण एक तरह से था और आप लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से अपील ये करूँगा कि आप छोटे एक धनिया एक क्यारी बोइए और उसकी चटनी खा के टेस्ट करिए। हमको ज़रूरत है जो ये सब्जियां हैं 3 महीने में उग जाती हैं और 3 महीने में आप इसका टेस्ट लेके फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएं। और ज़रूरत है इसका प्रचार प्रसार करने की। ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है और किसानों के बीच में संगठन में काम करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम जब इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दे पाएंगे, खेती करवा पाएंगे और उस फसल का अच्छा लाभ भी ले पाएंगे। जब हमारी फसल मंडी में जाएगी और एक सिस्टम से जाएगी तो बहुत अच्छा हम उत्पाद भी ले सकेंगे और दाम भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।